जो है वो अच्छे से काम नहीं कर सकता। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डिवाइसेस होता क्या है। स्क्रीन का कोई इशू हो तो काइंडली मुझे बता दीजिएगा। बट इस डिवाइसेस को सबसे पहले देख लेते हैं कि डिवाइसेस होती क्या है। एक ऐसा कंपोनेंट है ये हमारे पास जो कि अटैच होता है, जिसकी मदद से हम जो डाटा एंटर करते हैं उससे डिजायरेबल रिजल्ट देख सकते हैं डिवाइसेस की मदद से। फॉर एग्जांपल हमारे पास इनपुट डिवाइसेस हैं जिनकी मदद से हम इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, इनपुट देते हैं, ठीक है। और आउटपुट डिवाइसेस हैं जिसकी मदद से हम लोग आउटपुट यानी अपना डिजायरेबल रिजल्ट जो है वो स्क्रीन पे देख सकते हैं। यानी मॉनिटर हो गया हमारे पास, आउटपुट डिवाइसेस में शामिल है, ठीक है। इसकी एग्जांपल्स है हमारे पास डिवाइसेस में मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, ईटीसी। टाइप्स ऑफ डिवाइसेस आर दो टाइप्स की डिवाइसेस है हमारे पास, इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। इनपुट डिवाइसेस हमारे पास है, इट इज एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइसेस। एक ऐसी डिवाइसेस है हमारे पास जिनकी मदद से इनपुट से जाहिर है कि हम उन्हें इनपुट देते हैं, इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं जिसकी बेस पे वो हमें हमारा आउटपुट देते हैं यानी रिजल्ट हमें देते हैं। जैसे कि हम लोग कोई भी चीज टाइप करें, कीबोर्ड बिकॉज इनपुट डिवाइस है, तो हमारे पास जो भी हम टाइप करेंगे, जो भी हम प्रेजेंटेशन है या डॉक्यूमेंट जो भी बनाना चाह रहे हैं वो स्क्रीन पे विजिबल होगा या हमें नजर आएगा, तो वो थ्रू आउटपुट डिवाइस होगा। इंस्ट्रक्शंस हम इनपुट डिवाइस के जरिए देते हैं और जो रिजल्ट है हमारा जो हमें शो हो रहा होता है कंप्यूटर पे या हमारी स्क्रीन पे, वो हम लोग आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, ठीक है। इनपुट डिवाइसेस में क्या है, इनपुट डिवाइसेस में पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं, उसके बाद कीबोर्ड है, उसके बाद हमारे पास इनपुट डिवाइसेस ये जो ऑप्टिकल, ठीक है, ऑप्टिकल इनपुट डिवाइसेस, ऑडियो इनपुट डिवाइसेस है और वीडियो इनपुट डिवाइसेस है। बारी बारी इनको एक्सप्लेन किया गया है, इसमें सारी डिटेल है जो कि आपको आसानी से समझ आ जाएगी। सबसे पहले हमारे पास है पॉइंटिंग डिवाइसेस। पॉइंटिंग डिवाइसेस है, अब पॉइंटिंग डिवाइसेस आर समटाइम नोन एज अ पॉइंटिंग टूल, ठीक है, बिकॉज इसके नाम से बिल्कुल जाहिर हो रहा है कि ये पॉइंट आउट करने के लिए यूज की जाती है। इज एन hardware input device that allows the user to move computer mouse cursor in a computer program or operating system, ठीक है। यानी कि जो कर्सर हमारा हमें नजर आ रहा है जिससे पॉइंट करके हम कोई भी चीज बताते हैं, पॉइंट आउट करके कोई भी चीज बताते हैं कि ये चीज यहाँ पे है, ये लाइन की है, ये ऑप्शन इसका करेक्ट है, यानी कि उसको निशानदेही उसकी करते हैं उस कर्सर से, दैट इज नॉन, ठीक है। या इसको हम लोग पॉइंटिंग टूल भी कह सकते हैं। सेकंड नेम इज पॉइंटिंग टूल। तो माउस का जो कर्सर है हमारे पास, ये हमारे पास जो है पॉइंटिंग डिवाइसेस में आ जाता है। टाइप्स ऑफ पॉइंटिंग डिवाइसेस में है माउस, मैंने आपको कल भी शायद बताया था कि माउस जो है वो वायरलेस भी हमारे पास होता है, विद वायर भी होता है। जॉयस्टिक, ये हमारे पास एक स्टिक टाइप होती है, उसके नीचे डिवाइस जो है वो उसके साथ कनेक्टेड होती है और वो हम लोग पॉइंटिंग एज अ पॉइंटिंग डिवाइस जो है उसको यूज करते हैं। टच पैड, फॉर एग्जांपल आपके पास आईपैड है या आपके पास टैब है, उस पे उसके साथ आपने देखा होगा बाजू पर छोटी सी एक पॉइंटिंग डिवाइस होती है, पॉइंटर लाइक, ठीक है। उससे हम लोग उस पे उसके कीपैड को यूज करके उस पे टाइप कर सकते हैं, ठीक है। उसकी स्पेसिफिक आगे से निब होती है जिसकी मदद से वो स्क्रीन पे टाइप हो सकता है। और लाइटिंग पेन। सबसे पहले हमारे पास माउस, माउस का आपने देखना है कि ये इन्वेंट कब हुआ और किसने किया, यानी कि जो इसका साइंटिस्ट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 1960 में जो है इन्वेंशन हुई इसकी, माउस वाज इन्वेंटेड इन ड्यूरिंग 1960s, 1960 में हुआ। और एंगल बर्ड जो है इसका साइंटिस्ट था जिसने कर्सर को सबसे पहले यानी कि बताया था कि ये डिवाइस है। आपने देखा होगा जो माउस होता है उसमें एक व्हील टाइप होता है जिसकी मदद से हम लोग उस पे अगर उस व्हील को हम रोटेट करें, यानी सर्कल में वो बिल्कुल घूमता है, अगर उसको हम रोटेट करें तो हमारी जो स्क्रीन है वो हमें डाउनवर्ड जो भी चीज हम देखना चाहते हैं ड्रैग करके, या वो फिर अपवर्ड जो भी चीज हम देखना चाहते हैं ड्रैग करके टॉप ऑफ द स्क्रीन, वो हम देख सकते हैं उस व्हील की वजह से जो रोटेट कर रहा है उसमें, ठीक है। हम अपनी मर्जी से उसको रोटेट करके देख सकते हैं जो माउस के अंदर होता है, ठीक है। वो कंट्रोल कर रहा होता है माउस एक्चुअली हमारी कर्सर की मूवमेंट को, ठीक है, ऑन मॉनिटर। जो भी चीज हम पॉइंट करते हैं उस पर कर्सर की जो मूवमेंट है उसको कंट्रोल करना हमारा माउस का काम होता है, या हम जो भी चाहते हैं जिसकी मदद से रोटेट कर रहे होते हैं उसकी मदद से हम लोग अपना आउटपुट जो है वो स्क्रीन पे देख सकते हैं। टाइप्स ऑफ डिवाइस माउस है, मैकेनिकल माउस, ऑप्टिकल माउस और वायरलेस माउस, ठीक है। ये हमारे पास 3 टाइप्स हैं।
नेक्स्ट हमारे पास है कीबोर्ड। कीबोर्ड वाज इन्वेंटेड बाय द साइंटिस्ट, इसमें बताया है जो स्ट्रोपर जिसने इसको इन्वेंट किया था, ठीक है, जिसका साइंटिस्ट का नेम है। अ कीबोर्ड इज अ ह्यूमन इंटरफेस डिवाइस, एक ऐसी डिवाइस है कीबोर्ड जो कि जिस पर बटन्स होती हैं, कीज होती हैं। अब आपके पास जो कीबोर्ड है उसमें न्यूमेरिक कीज होती हैं जिसमें नंबर्स लिखे होते हैं, जिसकी मदद से हम लोग मैथमेटिक्स या ये जो टर्म्स अलजेब्रिक या जो भी हमारे पास इक्वेशंस होती हैं उसको सॉल्व आउट कर सकते हैं, ठीक है, या टाइप कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास जो अल्फाबेटिकल कीज हैं वो होती हैं, या हमारे पास ऐसा है कि फंक्शनल कीज होती हैं, ये F1 F2 F3 दीज आर नोन एज फंक्शनल कीज, ठीक है, ये हमारे पास होती हैं कीबोर्ड पे, बटन्स होते हैं और कीज होती हैं। अब फीचर ऑफ कीबोर्ड्स क्या है, उस पे टाइपराइटर कीबोर्ड विद न्यूमेरिक कीपैड, और उसका स्पेशल पर्पस जो है कीज का वो बता दिया जाता है आपको, या फिर उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ जो कीज है वो डिस्क्राइब किया जाता है। ऑप्टिकल डिवाइसेस है जो कीबोर्ड है, बाज़ औक़ात कीबोर्ड के बगैर हम माउस से भी अपना जो सिस्टम है, पीसी है, उसको उसका काम कर सकते हैं। और फॉर एग्जांपल हमारे पास माउस ना हो और कीबोर्ड हो, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारा माउस जो है वो काम नहीं कर रहा होता, तो हम इजीली अपने कीबोर्ड से उसको ऑपरेट कर सकते हैं, उसको चला सकते हैं, अगर हमें फंक्शनल कीज का पता है, ठीक है। ये नहीं कि ये जो एस्केप है, F1 है, F2 है, F3 है, ये फंक्शनल कीज है। न्यूमेरिक कीज की मदद से हम लोग डिजिट्स 1 2 3 टाइप्स न्यूमेरिक्स लिख सकते हैं, और अल्फाबेटिकल कीज जो हैं उसकी मदद से हम लोग अपना डिजायरेबल डॉक्यूमेंट्स जो है उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। ऑप्टिकल डिवाइसेस हैं। ऑप्टिकल डिवाइसेस क्या होती है कि उसमें यूज लाइट एज अ सोर्स ऑफ इनपुट, ठीक है। उसमें जैसे आपने स्कैनर को देखा होगा, स्कैनर में कोई भी चीज हम लोग जब पेपर या जो भी चीज हम स्कैन करना चाहते हैं उसको रखते हैं, तो उसमें स्पेसिफिक लाइट्स जो हैं वो ऑन होती हैं, और वो जो है हमें हमारे जो स्कैनिंग का प्रोसेस है उसको बेहतर बनाने के लिए हमें जो है वो लाइट्स मदद हेल्प आउट करती हैं, ठीक है। उसकी जो लाइट है, उसकी एक्यूरेसी जो है या जो भी उसकी स्पीड है उसको हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसकी जो लाइट की जो पावर है उसको हम आराम से ऑप्टिकल डिवाइसेस में अपना जो भी रिजल्ट चाहते हैं, आप यूँ समझिए जैसे कि कैमरा है, उसका बेस्ट रिजल्ट के लिए हम जो उसमें पॉइंट्स दिए होते हैं उसकी मदद से उसका जो इमेज है उसको बेहतर बनाने के लिए उसका साइज रीसाइज कर लेते हैं, या उसको बढ़ा देते हैं या कम कर देते हैं। सेम एज इट इज स्कैनर में भी जो लाइट्स होती हैं वो ऐसे ही काम करती हैं। टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल डिवाइसेस है स्कैनर और बारकोड रीडर, ठीक है। आपने देखा होगा जो स्कैनर होता है उसमें भी लाइट होती है, जो भी चीज हम स्कैन करना चाहते हैं वो हमें बहुत अच्छे से जो है स्क्रीन पर दिखाता है स्कैनर। बारकोड रीडर क्या होता है, आपके पास से जो प्रोडक्ट्स हैं डेली रूटीन में जो आप यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपकी मेडिकेम है, वट जो भी आपका प्रोडक्ट है जिसे आप यूज कर रहे हैं, उस पर स्पेसिफिक किस्म की लाइट्स जो है ना, लाइंस जो है वो लगी होती हैं। बारकोड रीडर जब उस पर उसकी लाइट्स पड़ती हैं तो वो हमें उस पर जो इंस्ट्रक्शन होती है या जो भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो हमें उस पर उसकी जो किस तरह से बनाया गया है, उसकी प्राइस क्या है, ठीक है, ये सारा कुछ बारकोड वो एक स्पेसिफिक रीडर होता है जो कि उससे रीड कर सकते हैं। उसमें भी स्पेसिफिक लाइट्स होती हैं। बताने का मकसद ये है कि वो ऑप्टिकल डिवाइसेस का काम करता है, ठीक है। अभी मैं आपको जस्ट इनपुट डिवाइसेस बता रही हूँ। ऑडियो इनपुट डिवाइसेस में है कि ऑडियो इनपुट डिवाइसेस जो हैं वो साउंड से रिलेट करती हैं, ठीक है, जहाँ पे हमारा आवाज का, स्पीकर का, ये चीजें जो है माइक्रोफोन्स हो गए, हमारी वीडियो पे स्क्रीन पे प्ले कोई वीडियो है उसका वॉल्यूम है कम करना है या बढ़ाना है, या उसको किस तरह से हम लोग बेहतर कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास जो है ना ऑडियो इनपुट डिवाइसेस होती हैं, ठीक है। ऑडियो इनपुट डिवाइसेस का जो ताल्लुक है वो साउंड से होता है। इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। वॉइस रिकॉग्निशन, यानी कि हम लोग जो है उसको कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, उसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं। हम अपने माइक्रोफोन्स या हैंड फ्रीज जो भी यूज कर रहे हैं, इसको इसकी जो वॉइस है, आपने देखा होगा जो आपका टच फोन होता है उसमें हैंड फ्री लगाने के बाद जो ऑप्शंस आते हैं उसके मुताबिक उसकी सेटिंग की जाती है। लेकिन आपके पास अगर कीपैड है तो उसमें अगर वो हैंड फ्री आप लगा रहे हैं जो आप लोग टच फोन में लगा रहे थे, तो उसकी सेटिंग करनी पड़ती है बाकायदा से, ठीक है। और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स है। वीडियो इनपुट डिवाइसेस में आपके पास है, वीडियो इनपुट डिवाइसेस आर यूज्ड टू एंटर द फुल मोशन वीडियो रिकॉर्डिंग इनटू द कंप्यूटर, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कैमरास हो गए, या हमारे पास ये जो लीड्स होती हैं जिसकी मदद से वीडियो कार्ड होता है हमारे पास, उसकी मदद से हम लोग जो है वीडियो को बेहतर बनाने के लिए, फॉर एग्जांपल आपके पास डिजिटल कैमरा है या आपके फोन में वीजी कार्ड है, यानी वीडियो स्कैनर जो है या वीडियो कार्ड उसमें स्पेसिफिक होता है जिसको हम लोग हार्ड ये
CPU है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसमें हम लोग फिक्स करने के बाद उसका रिजल्ट जो है वो बेहतर कर सकते हैं। ये थी आपकी आउटपुट डिवाइसेस, यानी कि आपका कीबोर्ड। कीबोर्ड में ये है कि आपके पास कीबोर्ड जो है उस पे कीज होती हैं, न्यूमेरिक कीज हैं, अल्फाबेटिकल कीज हैं और फंक्शनल कीज हैं, ठीक है। और उसके अलावा आपका माउस है जिसकी मदद से आप कर्सर को, पॉइंटिंग डिवाइसेस हैं, कर्सर को आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, उसकी मूवमेंट जो है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। आउटपुट डिवाइसेस में हमारे पास है मॉनिटर, प्रिंटर, ऑडियो आउटपुट और प्रोजेक्टर। प्रिंटर, हमारे पास प्रिंटर की टाइप्स हैं। हम लोगों ने ये देखना है कि जो प्रिंटर है उसका पहले जो प्रिंटर था उसमें और अब जो प्रिंटर, यानी कि टेक्नोलॉजी जब इंक्रीज हुई है तो उसकी वजह से हमारे पास जो प्रिंटर है उसमें क्या ग्राफिक्स जो हैं या टेक्स्ट को ऑन पेपर कॉपी करने के लिए क्या चेंजिंग की गई है, ठीक है। हमारे पास दो टाइप्स के प्रिंटर हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है हमारे पास के एन इम्पैक्ट प्रिंटर मेक्स कांटेक्ट विद द पेपर, पेपर के ऊपर उसका कांटेक्ट जो है ना उसका डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, जिसकी वजह से जो है वो रिबन या इंक जो है उसके ऊपर इंक डॉट्स जो है थे, यानी ये पहले का जो प्रिंटर था ना उसकी बात हो रही है, यानी कि जो उसको डॉट मैक्स प्रिंटर भी बोलते हैं, ठीक है। यानी कि जो डॉट्स थे वो उसके ऊपर प्रिंटर जो है वो डॉट्स लगते जाते होते थे और उसके वो लाइंस आपस में मिलती जाती थी, तब जाके वो जो है ना प्रिंटर वर्क करता था। उसमें थोड़ा टाइम लग जाता था, टाइम टेकिंग प्रोसेस है वो, ठीक है, जिसकी मदद से इंक के जो डॉट्स हैं उसके ऊपर पहले लगाए जाते थे, देन जाके जो है उस पेपर पे या पिंस पे हैमर्स या पिंस का इस्तेमाल किया जाता था, तब जो है हमारे पास डॉट मैक्स प्रिंटर जो है वो काम करता था। ये डेजी व्हील में भी ऐसे है, ये पहले के जो प्रिंटर हैं, यानी हमारे पास अर्लियर जो इन्वेंट हुए थे वो प्रिंटर्स इसमें आ जाते हैं, यानी टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अब हमारे पास नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो है वो वर्क करता है जिसमें इतना ज्यादा टाइम नहीं लगता, हम जस्ट उसको कमांड देते हैं और उसके बाद हम उसको बताते हैं कि हमने जो प्रिंट करना है पेजेस को, नंबर ऑफ पेजेस जो हैं वो कितने करने हैं, और उसके बाद कमांड देके उसको प्रिंट कर लेते हैं, उसके ऊपर इतना ज्यादा टाइम नहीं लगता, ठीक है। उसका जो है उस पे हम लोगों को ये पिंस यूज नहीं करनी पड़ती, इंक जो रिबन्स हैं अगेंस्ट द पेपर वो नहीं यूज करना पड़ता, हम जस्ट उसको कमांड देते हैं इनपुट डिवाइसेस से और हमारे पास वो जो है यूज हो जाता है, जैसे कि लेजर प्रिंटर होता है, ठीक है, उसमें जस्ट लाइट्स होती हैं और वो हमें रिजल्ट जो है हमारा डिजायरेबल शो कर देता है। नेक्स्ट हमारे पास है आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस में है द टर्म ऑडियो आउटपुट डिवाइसेस, the term audio output devices refers the terms attached to the computer। पर्पस क्या होता है इसका कि हम लोग ये देख रहे होते हैं कि वो जो साउंड हमारे पास प्ले हो रहा है, यानी कि आपके स्पीकर्स जो काम कर रहे हैं, बाज़ औक़ात ये होता है कि हम लोग उन स्पीकर्स को अपनी मर्जी के मुताबिक जो है उनका वॉल्यूम हाई या लो करना चाहते हैं, उसके मुताबिक हम लोग म्यूजिक जो भी सुन रहे हैं या हमारा जो डिजायरेबल है या स्पीच जो भी हम करना चाहते हैं, या आपने माइक देखे होंगे जब वो डाइस पे जाके उसको यूज करते हैं तो वो पहले उसको टेस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। टेस्ट करने के बाद जो माइक उनके पास है उसको ओके करके उसको यूटिलाइज किया जाता है। तो ऑडियो आउटपुट डिवाइसेस में ये आपके माइक हैं जिसकी स्पीकर्स के साथ कनेक्टेड होते हैं, उनकी आवाज को पहले चेक कर लिया जाता है। उसका पर्पस ये होता है कि जो आपका म्यूजिक है, स्पीच है, आप जो भी सुन रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, या साउंड से रिलेटेड कोई भी आप एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसको मद्देनजर रखकर उसका जो इनपुट डिवाइसेस हैं उसको बेहतर बनाने की कोशिश की जाती है। दिस टर्म्स कैन आल्सो रेफर्स टू द कंप्यूटर साउंड कार्ड्स। ये बाजू का ऐसा होता है क्योंकि हम आउटपुट डिवाइस है साउंड कार्ड, ठीक है, ये इसका जो सेकंड नेम आप यूज समझ ले कि साउंड कार्ड भी है जो कि कंप्यूटर में यूज होता है हमारे पीसी में। टाइप्स ऑफ आउटपुट डिवाइसेस, स्पीकर, हेडफोन्स और साउंड कार्ड्स, यानी कि कंप्यूटर में जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में यूज होते हैं, दैट इज नोन एज साउंड कार्ड्स। स्पीकर है हमारे पास, उसके बाद हैंड फ्री हेडफोन्स हैं या ये हैंड फ्री हैं जो माइक्रोफोन्स जो भी हम यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट इज प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर में हम लोगों के पास क्या है कि प्रोजेक्टर जो है वो चार्ल्स ने इन्वेंट किया था। उसके बाद जो है प्रोजेक्टर क्या होता है, आपने देखा होगा जब कोई बहुत कमेटी होती है वो बैठ के डिस्कशन करती है या किसी का काम या बिजनेस डील देखनी होती है, तो हम वो जो भी काम करते हैं या रिसर्च करते हैं, जो भी हम उन्हें बताना चाहते हैं, जो भी डील्स उन्हें दिखाना चाहते हैं, एक मीटिंग के थ्रू हम उन्हें मीटिंग हॉल में बिठाया जाता है और उसके बाद प्रोजेक्टर पे वो जो भी आइडियाज हैं उनको वो शो करके एक्सप्लेन करने की कोशिश की जाती है। प्रोजेक्टर का एक्चुअली वर्क क्या होता है कि आपके पास जो वॉल होती है उसके सामने जो भी आप स्क्रीन होती है उसकी लाइट्स की मदद से वो शो हो जाती है, उसका जो लेंस है वो फिक्स करना होता है
होता है हमें कि हम जो देखना चाह रहे हैं वॉल पे, जो जिसकी रिफ्लेक्शन जो है वो प्रोजेक्टर की लाइट्स की जो रिफ्लेक्शन जिस भी वॉल पे पड़ती है, रूम्स की लाइट अगर ऑफ कर दी जाए तो वो बहुत अच्छे से विजिबल हो जाता है। तो हम देख लेते हैं कि उसका लेंस फिक्स करने के बाद वो प्रोजेक्टर जो है हमें बहुत अच्छा हमारा डिजायरेबल रिजल्ट दे देता है। ठीक है, और प्रोजेक्टर इज एन ऑप्टिकल डिवाइस दैट प्रोजेक्ट्स द इमेज, मूविंग इमेजेस या भी जो भी है उसकी सर्फेसेस या प्रोजेक्शन स्क्रीन जो है वो हमें सामने दिखाई जा रही है। सेम एज इट इज, जैसे आपके सामने स्क्रीन पे दिखाया गया प्रोजेक्टर ऐसे ही इसी साइज का होता है, और इसमें आप देख सकते हैं एक छोटा सा लेंस है जिसको फिक्स किया जाता है, और उसके बाद जो है हम लोग अपनी प्रेजेंटेशन जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। एमसीक्यूज है हमारे पास। ALU एक टर्म है कंप्यूटर की, इज नॉन एज अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ठीक है, या लॉजिक यूनिट। BGA, ठीक है, वीडियो ग्राफिक एरेज, ये मैंने अभी आपको डिस्क्राइब किया जहाँ पे वीडियो आउटपुट डिवाइसेस थी आपके पास या इनपुट डिवाइसेस थी, उसमें ये VGA एक कार्ड होता है जो कि हम सिस्टम में लगा उसको फिक्स करके उसकी मदद से हम लोग रिजल्ट जो है वो देख सकते हैं। CPU कंटेन्स, आप देखना है हमारे पास ये जो मैंने आपको लास्ट स्लाइड बताई है, ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और सेकंड इज कंट्रोल यूनिट। ठीक है, मैंने शायद कल भी डिस्क्राइब किया था कि CPU इज आल्सो नोन एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, तो ये दो चीजें जो है इसमें होना बहुत जरूरी होती हैं, ALU और कंट्रोल यूनिट। इसके इन दोनों के अगर फंक्शन में कोई फॉल्ट है तो हम लोगों का जो CPU है वो ठीक से काम नहीं करता। ठीक है, इन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। फर्स्ट कंप्यूटर वाज प्रोग्राम्ड बाय मशीन लैंग्वेज। सबसे पहला कंप्यूटर जो है वो एक रूम जितना डिजाइन किया गया था, और उसका जो वेट था, वो वॉल्यूम था, जो भी वो बहुत ज्यादा था, जिसको इजीली हम एक जगह से दूसरी जगह लेकर नहीं जा सकते थे। एक रूम जितना डिजाइन किया गया था। फिर आहिस्ता आहिस्ता चार्ल्स ने उसमें ऐसी जो चेंजिंग की जिसकी मदद से वो अब आराम से हम लोग कैरी कर सकते हैं। The capacity of 3.5 inch floppy disk was, अब आपके पास है CD, कॉम्पैक्ट डिस्क और DVD, और उसके अलावा होती है फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क जो है वो रीडिंग के लिए यूज की जाती है, उसको हम इनपुट करते हैं, उसमें जो रीडिंग मटेरियल होता है उसको रीड करने के लिए फ्लॉपी डिस्क को डाल दिया जाता है। तो इसकी जो कैपेसिटी होती है 3.5 इंचेस फ्लॉपी डिस्क वास, वो इक्वल टू कैपेसिटी जो है 1.44 MB होती है। ठीक है, MICR stands for मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। ये बिल्कुल वही रीडर है, हमारे पास करेक्टर रीडर है जो मैंने अभी आपको बताया कि प्रिंटर में होता है कौन से जो हमारे पास सबसे पहले अर्लियर प्रिंटर जो था इन्वेंट हुआ था, यानी इम्पैक्ट प्रिंटर जो था वो। अब हमारे पास नॉन इम्पैक्ट लेजर प्रिंटर्स हैं जो कि यूज किए जाते हैं, या इंक जेट प्रिंटर जो था उसमें रीडर जो है ये यूज किया जाता था। Which of the following is a part of central processing unit? मैंने अभी आपको बताया कि अगर हमारे पास ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट और कंट्रोल यूनिट अगर सही से काम नहीं करेंगे तो हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सही से वर्क नहीं कर पाएगा। तो इसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स हमारे पास अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट और कंट्रोल यूनिट है, हमारे पास यहाँ पे एक ही है, बिकॉज आप ऑप्शन फर्स्ट देखें तो हमारे पास प्रिंटर है, दैट इज नॉन एज आउटपुट डिवाइस, कीबोर्ड इज इनपुट डिवाइस एंड माउस इज आल्सो इनपुट डिवाइस। राइट आंसर इज अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ये था आपका कंप्यूटर का डिवाइसेस पे। आप लोग कुछ पूछना चाह रहे हैं तो पूछ सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है देन यू कैन आस्क। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी जी, वालेकुम सलाम। मैम मैंने ये पूछना था कि जो आप मतलब ये जो टेस्ट है लास्ट डन किया है हमने कंप्यूटर का ना, जी तो जी, उसमें मैम उसमें जो आपने मतलब क्वेश्चनिंग की दी हुई थी वो तो जो आपने रीड करवाया था और जो डाटा आपने प्रोवाइड किया था मैम उसके अकॉर्डिंग तो वो नहीं था। उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे, बिल्कुल आई एक्सेप्ट, उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे थे कि वो आपको जस्ट जज करने के लिए कि आपको कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन या नॉलेज है भी या नहीं है, वो मैंने उसमें इंक्लूड कर दिए थे। बट मैं उसको डिस्कस कर लेती हूँ, अगर आप लोग मुझे बता दें कि कौन सा पॉइंट आपको क्लियर नहीं है। अदरवाइज जो कल वाला टेस्ट है, मतलब जो आप लोग दे चुके हैं कंप्यूटर का टेस्ट, वो आप जी जी मैम। ऑप्शन है वो नेक्स्ट लेसन में मैं उसको क्लियर कर दूंगी। अदरवाइज जो अब आपको जी जी मैं मैम। 50 बिल्कुल आप परेशान ना हो। अदरवाइज जो नेक्स्ट यानी कि कल टेस्ट है हमारा, उसके लिए बकायदा आपको 50 MCQs मैं PDF में सेंड कर दूंगी, उसमें से ही होगा।
ठीक है। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैम, एमसीक्यूज थैंक जो यू। हैं वो मैंने रीड करके अलग से एक फाइल बनाई है, ये जस्ट आपको मैंने बताया है। और इसमें से जो एमसीक्यूज हैं और जो पीडीएफ मैं सेंड करूंगी आपको 50 एमसीक्यूज की, आप उसको अच्छे से जी, रीड कीजिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा, टेस्ट जो है उसी में से आएगा। जो आपका ठीक टेस्ट है लिया मैम, है, थैंक यू। अगर उसमें कोई जी कॉन्सेप्ट जी क्लियर मैम। नहीं है तो वो नेक्स्ट में आपको क्लियर कर दूंगी, आप परेशान ना हो। जी मैम, वो मैं सेंड कर दूंगी, फिर मैम थोड़ा सा बता दीजिएगा उसके बारे में जी ना। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप मुझे इनबॉक्स कर सकती हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू। वेलकम। मेरी स्क्रीन विजिबल है? जी बिल्कुल विजिबल है। यस मैम, स्टार्ट करें आप। थैंक यू। नेक्स्ट हमारे पास है इस्लामियात का हजरत अली। हजरत अली के बारे में आज हमने पढ़ना है। हजरत अली का लक़ब जो था वो शेर खुदा था, वो उनकी बहादुरी की वजह से उन्हें दिया गया था। ठीक है, उन्होंने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया था। जंग जो थी हमारी जो गज़वा थे, गज़वा उहद है, गज़वा बदर है और गज़वा खंदक है, इसमें बहुत अच्छे से उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। हज़ूर अकरम की यानी वो ढाल जैसे बन जाते हैं ना, बिल्कुल वैसे उन्होंने काम किया था। इस तरह से उन्हें बहादुरी की वजह से शेर खुदा का लक़ब दिया गया। अब हज़रत अली का नेम है अली रज़ी अल्लाह अन्हा, और उसके बाद उनका टाइटल जो था वो अली मुर्तज़ा, यानी कि जो खुदा की तरफ से ये टाइटल जो उन्हें दिया गया था, बाय होम द इज प्लीज्ड, वो था। उसके बाद विलादत है 13 रजब 23 इयर्स बिफोर हिजरत। ठीक है, बिफोर हिजरत, हिजरत से पहले की बात हो रही है, उनकी विलादत हुई। उनकी मदर बीबी फातिमा बिनते असद और उनके फादर अबू तालिब इब्ने अब्दुल मुत्तलिब। ठीक है, ये उनके फादर हैं। उनकी बेसिक जो डिटेल है, नेम, टाइटल, विलादत, मदर और फादर। उसके बाद अब बर्थ और चाइल्डहुड। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हा वाज बोर्न इन हजरत होली काबा इन 600 AD। ठीक है, आफ्टर। नेक्स्ट हमारे पास है फातिमा बिनते असद स्टे इन द काबा फॉर 3 days एंड फोर्थ ही स्टॉप द हजरत अली। ठीक है, स्टेप था। यहाँ पे हजरत अली की पैदाइश की बात हुई है कि उन्होंने 600 AD में उनकी जो पैदाइश है वो काबा में हुई थी। और हम देख लेते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे, उन्होंने हज़रत अली के बारे में क्या फरमाया, इरशाद फरमाया था कि आई एम अ सिटी ऑफ नॉलेज एंड अली इज़ इट्स गेट, कि मैं इल्म का जो है शहर हूँ और अली इसका दरवाज़ा है। तो मतलब उनका जो इल्म था वो भी इस कदर ज़्यादा था कि जो है हज़रत अकरम ने इरशाद फरमाया कि आई एम सिटी ऑफ नॉलेज एंड अली इज़ इट्स गेट, यानी कि गेट से गुजरना अगर आप लोगों ने इल्म के लिए, तो वो आप लोग हजरत अली को स्टडी करें, उनकी लाइफ को स्टडी करें, उनको फॉलो करने की कोशिश करें। उनके इस इरशाद का जो मतलब है वो कुछ इस तरह से है कि उनकी लाइफ जो है हमारे लिए ही जो है उसको फॉलो करने में बेहतरी है, तो इसलिए हमें उन्हें फॉलो करना चाहिए। अली रजी अल्लाह अन्हा इज फ्रॉम मी, अली मुझसे और मैं अली से हूँ। ठीक है, और इसी तरह से उनके जो बिलीवर्स यानी कि जो उनको मानते हैं या जैसे मुस्लिम्स हैं, या तो उनके लिए है कि इरशाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली रजी अल्लाह अन्हा इज फ्रॉम मी एंड आई एम फ्रॉम हिम। ठीक है, ये उसकी डिटेल्स है। हाइलाइट्स ऑफ हिज लाइफ में है कि हजरत अली वाज द फर्स्ट मैन टू एक्सेप्ट इस्लाम, पहले मेल थे जिन्होंने या मैन थे जिन्होंने इस्लाम जो है वो कबूल किया था, और बहुत कम उम्र थी उनकी जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया था। 10 years ओल्ड ही वाज, 10 साल के थे जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया। फ्रॉम हिज चाइल्डहुड, यानी बचपन से ही वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश में उन्होंने जो है अपनी लाइफ जो है वो गुजारी है। उन्हीं के पास वो पले बड़े हैं, उन्हीं के पास वो रहते थे। हजरत अली वाज इकनॉमिस्ट ऑफ हजरत प्रॉफिट व्हेनेवर ही वेंट टू द केव ऑफ हिरा एंड वर्शिप ऑन इट। मतलब जब भी हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत के लिए गारे हिरा जाते तो वो उनके साथ जाते थे, उनको फॉलो करते थे और उनसे बहुत कुछ सीखते थे। ठीक है, उसके बाद हिजरत के बाद हजरत अली जो है, हजरत अली पर इतना भरोसा था हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, ट्रस्ट था कि जब वो अमानतें लोगों की दी गई तो वो हजरत अली के सुपुर्द करके मक्का की तरफ रवाना हुए, मदीना की तरफ, कि हजरत कि उनकी जो फैमिलीज तक हैं वो अमानतें, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दी गई थी हजरत अली को कि उन तक वो पहुंचा कर फिर वो जो है ना सेफली उनकी फैमिलीज तक जिनकी अमानतें थी फिर वो वहां से रवाना हो, हजरत अली को दी गई थी। ठीक है, अब यहाँ पे है कि उनकी जो रोल इन बैटल्स है कि वो देखना है हमने कि बैटल्स में जो रोल हमारे पास हैं
सबसे पहले है कि उन्होंने जंगे जो गज़वा हैं, गज़वा वो जंग होती है जिसमें हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हिस्सा लिया हो, पार्टिसिपेशन की हो, खुद काम किया हो, वो गज़वा होती है। ठीक है, गज़वा बदर है, गज़वा उहद है और गज़वा खंदक है। तो उनका जो किरदार है वो कोई भी गज़वा था हमारा इस्लाम का, उसमें बहुत नुमाया रहा है, तारीफ के काबिल रहा है। तो यहाँ पे है कि उनको एनिमीज से जो उनकी जो थी फतह, उसमें भी उनका किरदार जो था बहुत अच्छा रहा। गज़वा बदर में, गज़वा उहद में उन्होंने बिल्कुल उस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ढाल वो बने जब बाकी सब खौफ या डर की वजह से भाग गए थे। ठीक है, तो हज़रत अली ने उनका साथ नहीं छोड़ा था। हज़रत अली स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हिम, ठीक है, उनके साथ वो उनके बिल्कुल सामने, उनके बिल्कुल आगे, उनकी प्रोटेक्शन के लिए, उनकी हिफाजत के लिए बिल्कुल सामने रहे। गज़वा खंदक है हमारे पास, उसमें जो उनके सरदार थे दुश्मन के, अमर इब्ने अब्दी अबा, ये जो थे, इनकी जो खंदक, गज़वा खंदक में इनको शहीद करने में भी अहम किरदार। फिर आ जाती है उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी, यानी कि जो उनकी लाइफ जिसकी बेस पे हम जो है हमें जो है फैमिली जो लाइफ है उनकी, उस पर डिस्कशन होती है। जैसे कि हज़रत अली ने उनकी जो शादी है उसको लेकर हम लोगों को बहुत से ऐसे ज़िंदगी के पहलू हैं जहाँ पे हमें उन्हें फॉलो करना चाहिए। तो हज़रत अली मैरिड हज़रत फातिमा, डॉटर ऑफ हज़रत होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनकी बेटी जो थी हज़रत फातिमा से उनकी शादी हुई। और उसके बाद क्या था कि वो आप उनकी लाइफ को स्टडी करने के बाद या उनको रीड आउट करने के बाद आपको कहीं नहीं लगेगा कि कोई झगड़ा हुआ, कोई कंप्लेन उनकी शादी से आई। यानी हज़रत अली का की कॉल है कि अगर मुझे इजाजत होती तो मैं मियाँ बीवी के दूसरे रिश्ते को दोस्ती का नाम देता। ठीक है, तो यहाँ पे उनकी जो लाइफ है उसको आप इसी कोटेशन से बिल्कुल आप लोग इमेजिन कर सकते हैं, सपोज कर सकते हैं, देख सकते हैं कि उनकी लाइफ जो है वो दोस्ती जिसकी बेस पर उनको नाम दिया गया। या उन्होंने कहा कि अगर मुझे इजाजत होती तो मैं इस रिश्ते का नाम दोस्ती में मुंतकिल कर देता या तब्दील कर देता। तो वो इस रिश्ते को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो रिश्ता है जिसकी वजह से हम इस लाइफ में एंटर होते हैं वो बहुत पाकीज़ा है, उसकी बहुत कदर करनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास द बैटल ऑफ बदर, सेकेंड ईयर ऑफ माइग्रेशन, यानी आफ्टर माइग्रेशन जो है हमारे पास एडी में बैटल ऑफ बदर है। उसमें है कि हज़रत अली वाज द हीरो ऑफ फर्स्ट बैटल ऑफ मुस्लिम फेस्ड। वो पहले इंसान थे, हीरो थे, जिन्होंने मुसलमानों को मुसलमानों की मुश्किलात या मुश्किल वक्त में उनका साथ नहीं छोड़ा था। और उसके अलावा जब यानी कि बुतों की पूजा बहुत अरूज पर थी। ठीक है, तो इस्लाम जो है, इस्लाम की अशात के लिए कहा गया तब अली बिल्कुल पेश थे। और उसके अलावा जो है 1000 सोल्जर्स थे जब उन्होंने माइग्रेट किया मदीना की तरफ। और उसके जो लीडर थे हज़रत अबू सुफियान थे, तब हम लोगों के साथ, तब जो मुसलमानों के साथ थे हज़रत अली जो थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प आउट किया था। जब हमारे पास मुसलमानों के पास जो यानी कि बुतों की पूजा जो थी वो जो है रिस्पॉन्स की गई थी। ठीक है, मतलब बताई गई थी कि जब बुतों का जो बुत थे उनकी पूजा की जाती थी, इस्लाम को नहीं समझा जाता था, तब हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा जो है उन्होंने इस्लाम की इशाअत में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट किया था। बैटल ऑफ खैबर है नेक्स्ट हमारे पास 780। बैटल ऑफ खैबर, द यूज ऑफ मदीना बिल्ड फोर्ट्स कॉल्ड खैबर फ्रॉम वेयर दे हरास द मुस्लिम। एक ऐसी बिल्डिंग थी या फोर्ट था जो बनाया गया था जहाँ पे मुसलमानों को, यानी कि यूं समझ देंगे मुसलमानों को तंग करने के लिए जो एक फोर्ट बनाया गया या जगह बनाई गई या हरासा करने के लिए, इस्लाम की तरफ, इस्लाम से उनका जो माइंड है वो डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उन्हें जो है खैबर जो था, फिर बाद में ये पता कर लिया गया था, मुसलमानों ने अल्लाह ताला के हुक्म से इसको पता कर लिया, जिसमें बहुत भी मदद आसमानों से की गई थी। मतलब कि जो मुसलमान थे उनको नमाज से रोका जाता था या नमाज उनको सही से अदा नहीं करने दी जाती थी। हरासा से मुराद ये कि वो एक ऐसा फोर्ट था, एक ऐसा पॉइंट था जहाँ पे मुस्लिम्स को तंग कर सकते थे। ठीक है, यानी कि वो खुल के इबादत नहीं कर सकते थे, अपनी मस्जिदों में जाके वो नमाज नहीं अदा कर सकते थे। हजरत अली मैरिड हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा, कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पास एमसीक्यूज हैं। 624 AD। उसके बाद है हमारे पास फ्रॉम हाउ टू मंथ्स ऑफ हजरत हसन रिमेन द खलीफा, यानी 14 years। ये हमारे पास इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। मेरी स्क्रीन विजिबल है? किसका माइक ऑन है? जी बिल्कुल मैम, विजिबल है। थैंक यू।
आज माइक सबके ऑन रखे हैं मैंने। ठीक है मैम, थैंक यू। चले सर। अभी हैंड रेस हुआ था, किसी का कुछ पूछना चाह रहे हैं आप लोग? चलिए हम आप एजुकेशन को देख लेते हैं कि एजुकेशन आपके पास जो एमसीक्यूज हैं ये आपको ग्रुप में व्हाट्सएप कर दिए जाएंगे। एमसीक्यूज जो हैं आप लोगों ने देख लेने हैं, इसके इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। वहां से जो है मैं टेस्ट इसका जो है वो बना। विजिबल है स्क्रीन? यस मैम। थैंक यू। नेक्स्ट हमारे पास टाइप ऑफ एजुकेशन है। ठीक है, एजुकेशन के बारे में हमने कल डिटेल से पढ़ा था कि एजुकेशन होती क्या है, और उसके अलावा यानी कि प्राइमरी एजुकेशन है, सेकेंडरी एजुकेशन है। अब हमारे पास नया सिलेबस आ गया, सिंगल नेशनल कैरिकुलम एसएनसी। ठीक है, तो ये एब्रीविएशन जो है एजुकेशन के क्वेश्चंस जो हैं एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएनसी का एब्रीविएशन। ठीक है, उसके अलावा एजुकेशन की जो टाइप्स हैं वो मैं डिस्कस कर लेती हूँ आपके साथ। फॉर्मल एजुकेशन है, इनफॉर्मल एजुकेशन है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन है। हम बारी बारी इनको देख लेते हैं। फॉर्मल एजुकेशन है, फॉर्मल एजुकेशन में सबसे पहले क्या है कि ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर होता है इस इंफॉर्मेशन का। एक इंस्टीट्यूट होता है हमारे पास, एक स्कूल होता है जहाँ पे एक बच्चे की पर्सनालिटी पर, एक बच्चे की ग्रूमिंग पर तवज्जो दी जाती है, उसको उसकी पर्सनालिटी जो है वो पॉलिश की जाती है। ठीक है, एक हमारे पास एक ऐसी जगह है स्कूल या कॉलेजेस जब बच्चे जो हैं वो टोटली डिपेंड कर रहे हैं ऑन देयर टीचर्स। ठीक है, वहाँ पे हमारे पास जो है कॉलेज है या यूनिवर्सिटी में वो अपने बिहेवियर को, अपनी लाइफस्टाइल को, अपने जो उनके ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं उनको चूज करने के लिए उनके पास ऑप्शंस होते हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट जो हैं वो रख सकते हैं। फॉर्मल एजुकेशन है जो हमारे इंस्टीट्यूट में दी जाती है, एक इदारे में दी जाती है, आप यूं समझते हैं कि इदारे में दी जाती है, दैट इज नोन एज फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन इज एजुकेशन दैट अकर्स विद इन द ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर कंटेंट। इट इज यूजुअली लोकेटेड इन इंस्टीट्यूट डेडिकेटेड टू द, यानी एक एजुकेशन जो एक स्पेसिफिक प्लेस पे आपको कन्वे की जाए, आपको बताई जाए, ट्रेनिंग दी जाए, या फिर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए, लर्निंग आउटकम्स को हासिल करने के लिए आपको एजुकेशन दी जाए, या उसकी लर्निंग जो है उसको फैसिलिटेट करने के लिए आपको बताया जाए। तो टीचर्स जो ट्रेनर्स होते हैं वो वहाँ पे आपको अच्छे से गाइड करते हैं, लीड करते हैं, और आप एक प्रोफेशनल डिग्री की जो सर्टिफिकेशन है वो लेकर आप लोग वहाँ से एक इंस्टीट्यूट से दूसरे इंस्टीट्यूट में, यानी कि आप लोग आगे पढ़ना चाहें या माइग्रेट करना चाहें तो आप इजीली कर सकते हैं। दैट इज नॉन एज फॉर्मल एजुकेशन। ठीक है, यानी कि आपके पास एक प्रॉपर स्टेशन है, प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आप लोगों को आपकी एजुकेशन जो आप कंप्लीट करेंगे उसका बाकायदा सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और देन आप वहां से मूव कर जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है कैरेक्टर ऑफ फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन में हम देख लेते हैं कि उसके कैरेक्टर क्या होते हैं। फिक्स प्लेस होती है हमारे पास, एक स्पेसिफिक सिलेबस होता है हमारे पास, करिकुलम होता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिन्हें हमने अचीव करना होता है, SLO स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स, जिन्हें हमने जो है अचीव करना होता है। उसके बाद है हमारे पास असेसमेंट, और उसके बाद हमें सर्टिफिकेशन दी जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है असेसमेंट जो है हमारे पास वो हम डेली बेसिस पे कर सकते हैं, हम वीकली बेसिस पे कर सकते हैं, हम आफ्टर मंथ कर सकते हैं, हम आफ्टर ईयर कर सकते हैं। समेटिव असेसमेंट होती है और फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है। ठीक है, जो समेटिव असेसमेंट है, सबसे पहले देख लें कि जो समेटिव असेसमेंट होती है उसके नाम से जाहिर हो रहा है सम अप करना किसी चीज का। समेटिव असेसमेंट एक ऐसी असेसमेंट होती है जो हम लोग बच्चों से जब लेते हैं, वो बिल्कुल जो इंस्ट्रक्शन हम उसको देते हैं या जो भी टास्क हम उन्हें देते हैं या जो भी सिलेबस उन्हें 6 मंथ में 4 मंथ में पढ़ाया जाता है, एट द टर्मिनल पॉइंट, ठीक है, तो वो टर्मिनल पॉइंट का जो एंड है उस पर अगर हम बच्चों से कोई असेसमेंट लेते हैं, असेस करते हैं, तो वो जो है समेटिव असेसमेंट में आ जाती है। ठीक है, हम उनकी जो वीक पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करते हैं, या उनकी जो कमी कोताही या क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए हम उनका जो रिजल्ट है उसको, उसकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए उस रिजल्ट पे बेस कर रहे होते हैं, उस पर डिपेंड कर रहे होते हैं। दैट इज नॉन एज समेटिव असेसमेंट। फिर है फॉर्मेटिव असेसमेंट, फॉर्म करना, इब्तदाई
ठीक है। वो मजमूई असेसमेंट हो गई हमारे पास, यानी कि बिल्कुल फाइनल होती है, लास्ट होती है, जिसकी मदद से हम उनको ग्रेडिंग दे रहे हैं, उनको प्रमोट करते हैं। दैट इज नोन एज फॉर्मेटिव असेसमेंट, सॉरी समेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है वो इब्तदाई जायजा होता है, जायजे की पहली इकाई जो है वो असेसमेंट है, ठीक है। यानी कि हम लोग इब्तदाई तौर पे उसको कैसे जज करते हैं या जायजा जो है वो लेते हैं। हम कोई भी फॉर एग्जांपल कोई भी स्टूडेंट हमारे पास आया है, हम उसको जज करने या उसका जायजा लेने के लिए उससे एडमिशन टेस्ट लेंगे या एंट्री टेस्ट लिया जाता है, ठीक है। उसके अलावा फॉर्मेटिव असेसमेंट में हम ये देखते हैं कि अगर बच्चे में कुछ टैलेंट है, कोई ऐसी उसकी उसमें काबिलियत है, उसमें सलाहियत है जिसको पॉलिश करने के लिए अगर हमें डिफरेंट तरीके से अपने मेथड ऑफ टीचिंग को चेंज करना है, तो हम वो करके अपने जो अपना जो हमारा रिजल्ट है या जो हम चाह रहे हैं वो फॉर्मेटिव असेसमेंट के थ्रू अचीव कर सकते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट में इसमें कोई भी लिमिट नहीं होती है कि हमने 6 मंथ का जो इंस्ट्रक्शनल यूनिट दिया है, इंस्ट्रक्शनल पीरियड दिया है, टास्क दिया है, उसके बाद हम उनसे टेस्ट ले लेते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट एक ऐसी असेसमेंट है जहां पे हम बच्चों को डेली बेसिस पे असेस कर रहे होते हैं, हम वीकली बेसिस पे असेस कर रहे होते हैं। मैं असेसमेंट को ही डिस्क्राइब कर रही थी कि असेसमेंट आप लोग कैसे ले सकते हैं। इनफॉर्मल एजुकेशन अब शो हो रही है? नहीं हो रही मैम। जी मैम शो हो रही है मैम, इनकी तरफ नेटवर्क का इशू है। मिस आप चलें, लेफ्ट ठीक करके है। दोबारा ज्वाइन करें। अब हो रही है। फॉर्मेटिव असेसमेंट का लास्ट पॉइंट मैं बता दूं कि फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है वो हम लोग उसके बाद जो है उसमें वीकली ले रहे होते हैं या फिर ऑरल ले रहे होते हैं उनसे, या रिटर्न ले रहे होते हैं। उससे हमें पता चल जाता है कि जो बच्चे का कौन सा वीक पॉइंट है या कहाँ पे हमें और ज्यादा तवज्जो देकर उसकी जो पॉइंट है जो वीक है या रह गया है उसको पॉलिश किया जा सकता है। इनफॉर्मल, ये थे कैरेक्टर ऑफ फॉर्मल एजुकेशन, ठीक है। इनफॉर्मल एजुकेशन में क्या है कि इनफॉर्मल एजुकेशन लर्निंग दैट गोज ऑन इन डेली लाइफ एंड कैन बी रिसीव्ड थ्रू डेली एक्सपीरियंसेस, ठीक है। हमारे पास एक वहां पे ये था फॉर्मल में एक प्लेटफॉर्म था, एक स्टेशन हमें प्रोवाइड किया गया था, एक इंस्टीट्यूट था जहां पे हम ग्रो कर रहे थे, जहां पे हमारी पर्सनैलिटी के साथ साथ हमारी तालीम के मयार को बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन इनफॉर्मल में क्या है, हम लोग अपने डेली लाइफ से सीखते हैं, हम लोग अपने डेली एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं, सच एज फैमिली, हम घर में रहते हैं तो उनके साथ सीखते हैं, या पीयर ग्रुप। पीयर ग्रुप में क्या होता है, जब आप लोगों के दो या दो से ज्यादा का पार्टिसिपेंट्स का या फिर स्टूडेंट्स का या फिर पर्सन्स का कोई ग्रुप बना दिया जाता है, दैट इज नोन एज पीयर। वहां पे क्या होता है कि बच्चे एक दूसरे को भी असेस कर रहे होते हैं, ठीक है। वो मीडिया जो है अदर इन्फ्लुएंस टू द एनवायरनमेंट, यानी कि हम अपने माहौल से सीख रहे होते हैं, हम अपनी लाइफ से सीख रहे होते हैं, हम अपने एक्सपीरियंसेस से सीख रहे होते हैं, हम अपने ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स से कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं, पीयर, हम अपनी फैमिली से भी बहुत कुछ सीख रहे होते हैं। तो ये एजुकेशन जो कि इनफॉर्मल है, ये यहाँ से है। इसकी कैरेक्टर्स देख लेते हैं। वो एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में थी हमारे पास, ठीक है। उसका एक सिलेबस था हमारे पास, उसका एक कैरिकुलम था हमारे पास, असेसमेंट की कुछ टाइप्स थी जिनको मद्देनजर रखकर हम बच्चों की असेसमेंट कर सकते थे। और यहाँ पे ये ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता, इनफॉर्मल की बात कर रही हूँ मैं। अब हम लोग इनफॉर्मल को देख रहे हैं, तो इनफॉर्मल में ये ऑर्गेनाइज नहीं है, लर्नर इज हाईली मोटिवेटेड, और उसमें क्या है, हमारे पास सोर्स ऑफ कंटेंट जो है या हम लोगों के पास डिफरेंट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, क्योंकि इनफॉर्मल एजुकेशन है, अगर हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों को जो बताया गया या उससे ज्यादा हम सीखना चाहते हैं, तो हम अपने नेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम सोशल मीडिया को यूज कर सकते हैं, हम बुक्स को यूज कर सकते हैं, हम लाइब्रेरी से मदद ले सकते हैं, या फिर जो भी हम चाहते हैं बुक्स को डाउनलोड करके सॉफ्ट फॉर्म में, हार्ड फॉर्म में, हम अपने सोर्स, हमारा सोर्स कोई भी हो सकता है लर्नर का, ठीक है, इनफॉर्मल में। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग टू द पॉइंट बात करने के बाद उसको स्पॉन्टेनियस या फौरन उसका जो है रिजल्ट कंक्लूड करने के काबिल हो जाते हैं। नो फॉर्मल करिकुलर, इसमें कोई एक स्पेसिफिक या दिया गया सिलेबस हमारे पास नहीं होता, और ये जो है इसमें पॉजिटिविटी जो है वो इतनी ज्यादा नहीं होती, उससे आगाही जो है वो इतनी ज्यादा नहीं होती, अवेयरनेस जो है वो इतनी ज्यादा नहीं होती, क्योंकि रवैयों पे है। तो रवैया जो है वो उस बेस कर रहा होता है कि वो किस इन्वायरमेंट में रह रहा है। अगर तो वो इन्वायरमेंट उसकी फैमिली का या पीयर का है, उसका जो असर है वो उस पर किस तरह से हो रहा है, इट बी नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है। तो वो जो है ना इनफॉर्मल एजुकेशन में आ जाता है। लास्ट इसके नॉन फॉर्मल एजुकेशन। नॉन फॉर्मल एजुकेशन में है कि डेली एक्टिविटीज, डेली लाइफ की जो एक्टिविटीज हैं उनकी बेस पर अगर हम कोई काम करने के बाद कुछ रिजल्ट जो है वो कंक्लूड कर लेते हैं, तो वो जो है हमारे पास नॉन फॉर्मल एजुकेशन में आ जाता है। इट इज not organized or structured in terms of objectives, time and learning scope.
ये ऐसा नहीं होता कि हम लोगों को कोई ऑब्जेक्टिव्स दिए जाएं, टर्म्स दी जाएं, स्ट्रक्चर्स बनाया जाए और ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में कोई चीज दे दी जाए कि आप इसको परफॉर्म करें, आप इसके बाद हम आपको इसके बाद जज करके आपका असेसमेंट या आपका रिजल्ट जो है वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। ऐसा नहीं होता, बल्कि ये जो है नॉन फॉर्मल एजुकेशन में डेली लाइफ की जो एक्टिविटीज है उनसे रिलेटेड जो भी वर्क हमें दिया जाता है उसके बाद जो रिजल्ट कंक्लूड किया जाता है दैट इज नॉन एज नॉन फॉर्मल एजुकेशन। नॉन फॉर्मल एजुकेशन में आप लोग कोई भी कोर्सेज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने किसी भी इदारे से कंप्यूटर कोर्स किया है, अब फीमेल्स हैं तो आपने कंप्यूटर कोर्स किया है, सिलाई का कोर्स किया है, कुकिंग कोर्स किया है, आप अपने इंटरेस्ट के मुताबिक अगर कोई सर्टिफिकेट या कोर्सेज करते हैं किसी भी इदारे से तो वो भी नॉन फॉर्मल एजुकेशन में आ जाएगा। मतलब नॉन फॉर्मल में वो आपके लिए जरूरी नहीं था, आप अगर वो सबके लिए जरूरी नहीं था, बट आपका इंटरेस्ट था उसमें, शौक था, जिसकी वजह से आप लोगों ने वो कर लिया। या स्विमिंग सेशन है, जैसे कि डिस्टेंस लर्निंग है। डिस्टेंस लर्निंग क्या होता है? हमारे पास बहुत अच्छी मिसाल है डिस्टेंस लर्निंग की, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की, जिसकी मदद से हम लोग अपनी एजुकेशन जो है वो घर बैठकर कंप्लीट कर सकते हैं। दैट इज नॉन एज डिस्टेंस एजुकेशन। डिस्टेंस एजुकेशन में क्या होता है कि आप अब अपना एडमिशन जो है ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद वो इदारा जहां आप लोग अप्लाई कर रहे हैं नॉन फॉर्मल एजुकेशन में, वो आपको आपके पेपर्स का शेड्यूल, आपकी असाइनमेंट्स का शेड्यूल, आपकी वर्कशॉप का शेड्यूल जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाता है। फिर आपको वो बता देते हैं कि आपका ये स्टेशन है, ये स्कूल है, यहाँ पे ये सेंटर है, यहाँ पे आप लोगों के पेपर्स हैं, एग्जाम्स हैं, या आप लोगों को बुक्स घर प्रोवाइड करी जाती हैं। अदरवाइज वो आपको सॉफ्ट फॉर्म में प्रोवाइड कर देते हैं और आप लोग घर बैठकर अपनी एजुकेशन जो है, एक अच्छी डिग्री जो है नॉन फॉर्मल एजुकेशन में कंप्लीट करने के बाद उसको रिसीव कर सकते हैं उस इदारे से। तो डिस्टेंस लर्निंग नॉन फॉर्मल एजुकेशन में आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल ऑनलाइन क्लासेस हैं, अगर लैपटॉप जो इंटरनेट की मदद से हमारे लैपटॉप से एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये भी हमारे पास डिस्टेंस लर्निंग में आएगा। इसके अलावा हम लोग बिजनेस कोई कर रहे हैं या कुछ टर्म्स कर रहे हैं तो वो भी हमारे पास उसमें आ जाएंगे। तो डिस्टेंस लर्निंग में हमारे पास नेक्स्ट है कि इसकी फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल का टाइम और स्कोप क्या है। ठीक है, आज के दौर में या आज हम देख रहे हैं जिसका इंपॉर्टेंट जो है पीपीएससी के लिहाज से इसका स्कोप है कि स्कोप जो है वो फॉर्मल का ज्यादा है, इनफॉर्मल का ज्यादा है या नॉन फॉर्मल का ज्यादा है। ठीक है, तो टाइम में हमारे पास ये है कि फॉर्मल जो है वो रिस्ट्रिक्टेड टिल स्कूल और कॉलेजेस, आपके कॉलेज स्कूल तक रिस्ट्रिक्ट होते हैं, आप पाबंद होते हैं, वहां पर आप लोग जो है वो बेस कर रहे होते हैं या फॉलो कर रहे होते हैं अपने टीचर्स को, उनके डिसीजन को। उसके बाद आप लोग अगर यूनिवर्सिटी में जाएं तो आपको अपनी चॉइस के मुताबिक कोई भी डिसीजन लेना है सब्जेक्ट को सिलेक्ट करने में, आप कर सकते हैं, वो आप लोग इनफॉर्मल में कर सकते हैं। लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है इनफॉर्मल जो है। और नॉन फॉर्मल आपका जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन है, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस जो हमारी एज के साथ साथ जब तक हम जिंदा हैं सीखते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, ग्रोथ हो रही है। तो वो जो प्रोसेस है नॉन फॉर्मल, वो साथ साथ कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, एक जारी रहने वाला अमल है जो कि चलता रहता है। ठीक है, स्कोप है हमारे पास लिमिटेड और नैरो। बहुत ज्यादा लिमिटेड होता है फॉर्मल में, स्कोप इज वास्ट बहुत ज्यादा होता है इनफॉर्मल का, क्योंकि हमारे पास चॉइसेस ज्यादा होती हैं, हमारे पास सोर्स ऑफ कंटेंट जो है वो ज्यादा होता है। इसी इनफॉर्मल में हमारा स्कोप जो है, जहां तक हमारी रसाई होती है, वो स्कोप जो है वो हम यूटिलाइज कर सकते हैं, इसका स्कोप जो है वो बहुत ज्यादा होता है। नॉन फॉर्मल में जो है इसका स्कोप इतना ज्यादा नहीं होता नॉन फॉर्मल का, क्योंकि हम लोगों की डेली लाइफ से जो है ये जुड़ा होता है। उसके बाद है ECE, ECCE। इसका पुराना नाम जो है वो, इसका पुराना नाम जो है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन है। आजान हो रही है तो 2 सेकंड हम लोग वेट कर लेते हैं।
जी, तो हम लोग इसके एमसीक्यूज देख रहे थे। ECCE अब इसका है एब्रिविएशन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, और लास्ट जो इसका ECE था पहले वाला, यानी अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास द नेशनल डैश फॉर ECE बेस्ड ऑन डेवलपमेंट अप्रोप्रिएट प्रैक्टिस जो है वो हमारे पास देखा जाता है, सिलेबस उसका या फिर उसका कैरिकुलम देखा जाता है। CE curriculum has been revised in 2007। इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का, ये रिपीट भी बहुत दफा हो चुका है कि 2007 जो है वो रिवाइज्ड कैरिकुलम जो है इसमें कंसीडर किया जाता है। एजुकेशन इज लिंक्ड टू कल्चर एंड कंसर्न, यहाँ पे ये हमारे पास प्रोसेस है, एडवांसमेंट है, स्टेबिलिटी है और चेंजेस है। क्योंकि हम लोग एजुकेशन को देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या है, इनफॉर्मल, फॉर्मल और नॉन फॉर्मल एजुकेशन में हम लोगों की टोटली चेंजेस हो रही हैं। वहाँ पे हमारे पास एक फिक्स प्लेटफॉर्म था जहाँ पे हम लोग टोटली बेस कर रहे थे अपने असातिज़ा पे, अपने टीचर्स पे, डिसीजन मेकिंग में। और उसके बाद हमारे पास इनफॉर्मल था जो कि लाइफ की एक्सपीरियंसेस के थ्रू हम लोग सीख रहे थे। फिर नॉन फॉर्मल है हमारे पास, तो वो चेंजेस जो है हमारे पास एजुकेशन लिंक कर रही है कल्चर से, दैट इज नोन एज नॉन फॉर्मल एजुकेशन। नेक्स्ट हमारे पास है स्टूडेंट विद इमोशनल डैश टू ट्रेंड ड्रॉप आउट, इंटेलिजेंस या डिफिकल्टीज जिसकी वजह से उसको जो है ड्रॉप आउट कर दिया जाता है। बाय द चेंज ऑफ चिल्ड्रन रीच एट द एज ऑफ डैश देयर माइंड यूज अप एज मच एनर्जी इज एवरेज अडल्ट, ये हम लोगों के पास है। आप बताइए क्या कह रही हैं आप? जी क्या कहना चाह रही हैं मिस? रिपीट करते हैं, आपकी आवाज ड्रॉप हो रही है। मैम स्लाइड आपकी विजिबल नहीं है। अब तो मैंने इसको अब विजिबल है मैम, उनकी आवाज ऑफ हो रही है, शायद वो कुछ कहना चाह रही हैं। थैंक यू। ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं आप लोगों के पास, जिन्हें आप लोग देख लीजिएगा। टेस्ट आपका इसमें से आएगा, इंतहाई इंपॉर्टेंट है। चाइल्ड इज डैश हिज और हर ऑन ब्रेन, यहाँ पे हमारे पास है आर्किटेक्ट, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं इसके एमसीक्यूज को। उसके बाद है हमारे पास EFA गोल्स और इन नंबर्स, ये 6 हैं। पाकिस्तान हैज डेवलप इट्स ऑन EFA नेशनल प्लान ऑफ एक्शन प्लान, यानी कि नेशनल प्लान एक्शन NPA इज 2001। One of the three main properties of NPA नेशनल प्लान एक्शन इज अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, यानी कि वो स्टेज है ये बच्चों की जहाँ पे बच्चे जो हैं वो बहुत छोटे होते हैं और उनका स्पेसिफिक रूम जो है वो डेकोरेट किया जाता है। उनकी जो स्टोरी बुक्स हैं या उनके कॉर्नर्स जो हैं। सॉरी मैम मैं कट ऑफ कर रही हूँ, जिसको स्लाइड जो है वाजे शो नहीं हो रही वो दोनों हाथों से जूम करके देखे तो उसे वाजे शो होगा। मेरे पास मैम फुल है, मैंने जूम किया हुआ है। जी मैम, लेकिन ये ना कि थोड़ा वो जी प्रॉब्लम हो रहा है मुझे। ओके आप करें आगे। जी मैम। चिल्ड्रंस बॉर्न विद द डैश टू द लर्न, और उनकी जो एबिलिटी होती है उसके साथ वो बॉर्न करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ द मेंटल प्रोसेस एंड कैपेबिलिटीज ऑफ द डेवलपमेंट इज कॉग्निटिव, ठीक है। हमारे पास ट्रेडिशनल है, इमोशनल है और कल्चरल है, जिसमें कॉग्निटिव जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। लर्निंग टू रीड एंड राइट द डैश इज जस्ट वन कंपोनेंट ऑफ द लैंग्वेज, जिसमें हमारे पास अल्फाबेट है। ये हमारी जो स्टेज है लर्निंग की उसको डिस्क्राइब किया गया। लर्निंग इज एन एक्टिव एंड डैश प्रोसेस, क्रिएटिव, जिसकी मदद से आप लोगों को जो है इनफॉर्मल, फॉर्मल और नॉन फॉर्मल एजुकेशन में डिफरेंस का जो पता चलता है। उसकी क्रिएटिविटी जो है एक डिस्टिंग्विश फीचर है उनके दरमियान। रिच एंड फ्लेक्सिबल इन्वायरमेंट है इज डैश टू लर्निंग इज कंडक्टिव। Young children need to comfort and security of the daily life is routine, अपनी रूटीन को जो है वो बहुत ज़्यादा कंसीडर करते हैं, कॉन्शियस होते हैं, कंसर्न होते हैं। Children need dash but to expect during the school day, यानी इसी की जो बच्चे हैं वो ये देखना चाहते हैं या जानना चाहते हैं। No, children need to know that के उनकी जो स्कूल एक्सपेक्टेशंस हैं स्कूल को लेके या इसी को लेके, इनफॉर्मल या नॉन फॉर्मल एजुकेशन में, इनफॉर्मल एजुकेशन में वो क्या है, वो सबसे ज़्यादा कंसीडर करते हैं। ये कुछ आप लोगों के एमसीक्यूज थे, ये आप लोगों को मैंने बता दी, एक्सप्लेन कर लिए। इंपॉर्टेंट और टाइप ऑफ एजुकेशन है। आपको जो असाइनमेंट है ये PDF में ग्रुप में फॉरवर्ड कर देती हूँ।
आपका कोई क्वेश्चन है तो अब आप पूछ सकते हैं। मिस शमीम थी आई थिंक, आप कुछ कहना चाह रही थी मिस, आपकी आवाज बहुत ड्रॉप हो रही थी। आप अब व्हाट्सएप में या मुझे इनबॉक्स करें क्या कहना चाह रही थी। मेरी आवाज क्लियर है? मैम जी, मिस आपका हैंड रेज है, आप माइक को ऑन करें और बोल सकती हैं। मरियम आई जी, अभी थिंक हमारे पास टाइम है, किसी ने कोई भी क्वेश्चन करना हो वो कर सकता है। मैम साइदा का सेशन शुरू होने में 8 जी मिनट है, वालेकुम किसी भी रिलेटेड आप किसी भी मैम ये जो सब्जेक्ट के एजुकेशन की रिलेटेड टाइप्स कुछ भी हैं पूछना चाहें तो मतलब पूछ तीनों में सकते हैं। उसको क्लियर करा दीजिएगा। जी सॉरी आपकी आवाज ड्रॉप हो रही है, दोबारा बोले मरियम। मैम जी ये जी जो मैम आपकी एजुकेशन आवाज की क्लियर है। टाइप्स हैं, एजुकेशन की जो टाइप्स है ना इनमें थोड़ा मतलब डिफरेंस दोबारा क्लियर करा दीजिए। जी मैं अभी कर देती हूँ। टाइप ऑफ एजुकेशन है हमारे पास फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल। ठीक है, यही पूछना चाह रही हैं आप। फॉर्मल है कि फॉर्मल एजुकेशन जी इज ऑर्गेनाइज्ड एंड स्ट्रक्चर फॉर्म ऑफ एजुकेशन, ठीक है, जो कि एक इंस्टीट्यूट में लाइक स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज इन ऑर्डर टू मॉडिफाई द बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल, यानी कि वो जो भी स्टूडेंट है या हमारे पास कैंडिडेट है उसका एक ऑर्गेनाइज या स्ट्रक्चर फॉर्म ऑफ लर्निंग है, जिसको पहले से एक सिलेबस के लिहाज से अरेंज कर लिया जाता है। एक लिमिटेड टाइम होता है उनके पास और कुछ टर्म्स जो हैं उसको डिवाइड कर दिया जाता है, जैसे कि जो सिलेबस हमें दिया जाता है उसके मुताबिक या बुक्स जो बनाई जाती हैं वो हम पहले से ही उसका शेड्यूल जो है क्लियर कर लेते बना हैं। लेते हैं। हाँ जी, क्लियर कर लेते हैं कि ये जो इतने टॉपिक्स हैं या इतने इनके चैप्टर्स हैं, ये इनको फर्स्ट टर्म में करना है, इतने जो है उनको सेकंड टर्म के बाद उनकी असेसमेंट कर लेनी है और उसके बाद जो है उनको थर्ड टर्म के बाद प्रमोट करके ग्रेडिंग करके आगे फॉरवर्ड कर देना है। ये है हमारे पास फॉर्मल एजुकेशन। ठीक है, जैसे मैंने आपको करेक्टर्स में बताया कि उसकी फिक्स प्लेस होती है, आपका स्कूल है, आपका कॉलेज है, आपकी यूनिवर्सिटी है। फर्स्ट करेक्टर इज क्लियर। सेकंड उसका सिलेबस, यानी कि सिलेबस क्या है हमारे पास, जो भी हमें दिया गया है उसके चैप्टर्स को डिवाइड कर दिया जाता है टर्मिनल्स में यानी टर्म्स में। फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, उसकी ग्रेडिंग या उसकी प्रमोशन इस बेस पे कर दी जाती है। ऑब्जेक्टिव्स हैं, यानी कि जो हम बताना चाह रहे हैं क्या हमारे ऑब्जेक्टिव अचीव भी हो रहे हैं, क्या बच्चा हमारी बात को समझ भी पा रहा है। यानी क्योंकि इनफॉर्मल एजुकेशन सॉरी फॉर्मल एजुकेशन है तो हम लोगों ने वो जो ऑब्जेक्टिव्स या जो गोल्स हमने डिसाइड किए हैं या जो फिक्स किए हैं, जब हम जो देखना चाह रहे हैं अपने बच्चों में, क्या वो समझ रहा है, क्या हमारे स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स एस लॉज जो हैं वो क्लियर हो रहे हैं, क्या कोई कमी तो नहीं रह रही है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को बेहतर करने के लिए क्या जो मेथड ऑफ टीचिंग है जो हम अपना रहे हैं, जो हम बता रहे हैं, क्या उसको चेंज करने की जरूरत तो नहीं है। कौन सा पॉइंट है जहां पे अभी वीकनेस बाकी रह गई है जिसको अभी इंप्रूव किया जा सकता है। ये बातें जो है ऑब्जेक्टिव्स में आ जाती हैं। असेसमेंट जो है इसके करेक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो असेसमेंट है, जिसकी मदद से हम लोग एक तो टीचर अपने आप जी को मैम। असेस कर लेता है और उसके बाद वो स्टूडेंट्स को असेस कर लेता है कि हम लोगों को, क्योंकि एक जगह दी गई है, एक प्लेटफॉर्म हमें दिया गया है जहां पे हम लोगों ने बच्चों को प्रमोट या सर्टिफिकेशन देके उसको बाहर नेक्स्ट इंस्टीट्यूट में या हायर एजुकेशन के लिए उसको हम लोगों ने मोटिवेट करना है। तो हम असेसमेंट को जो है ना बहुत ज्यादा कंसीडर करते हैं, आइदर इट इज फॉर्मेटिव या समेटिव। ठीक है, और उसके बाद उसका सर्टिफिकेट जो है वो उसको देकर प्रमोट किया जाता है। ये फर्स्ट टर्म थी आपकी एजुकेशन की। ठीक है, सेकंड हमारे पास है इनफॉर्मल। इनफॉर्मल में है कि लर्निंग दैट जी गोज मैम। ऑन इन डेली लाइफ एंड कैन बी रिसीव थ्रू डेली लाइफ एक्सपीरियंसेस। ठीक है, हम लोग ये किस तरह से मतलब अपना रहे हैं या हमें पता चल रहा है या हम सीख रहे हैं, एक ऐसा लाइफ का पीरियड ऑफ एजुकेशन है हमारे पास जहां हम डेली लाइफ के एक्सपीरियंसेस से बहुत कुछ सीख रहे होते हैं। और वो उसने बता दिया कि हम मीडिया से सीख रहे हैं, हम अपने इन्वायरमेंट से, पर्सन से इन्वायरमेंट जहाँ पे वो रह रहा है, किस सोबत में उठता बैठता है। ठीक है, इन बातों से सीखते हैं। उसकी पीयर ग्रुप, उसका जो फ्रेंड्स का ग्रुप है, पीयर मीन दो या दो से ज्यादा की टीम जब डेवलप हो जाती है, आपस में डिस्कशन की जाती है अगेंस्ट पे या कोई भी टॉपिक फेवर में। ठीक है, पीयर ग्रुप से बना डिस्कशन ग्रुप आपका बनाया जाता है। ठीक है, डिस्कशन में आप लोग बैठकर जब डिस्कस करते हैं किसी टॉपिक के फेवर में कुछ बोलते हैं, कुछ अगेंस्ट में बोलते हैं और फिर जाके कुछ कंक्लूजन आप निकाल लेते हैं, कुछ रिजल्ट आप निकाल लेते हैं। कुछ लोग एग्री कर रहे होते हैं, कुछ डिसएग्री कर रहे होते हैं। दैट इज नॉन एज इनफॉर्मल एजुकेशन। ठीक है,
इसके कैरेक्टर्स में मैंने बताया कि ये बिल्कुल ऑर्गेनाइज नहीं होता, और इसको मोटिवेट करने के लिए जो है लर्नर जो है वो हाईली मोटिवेटेड होते हैं, ठीक है, और उसका कोई भी फॉर्मल सिलेबस वगैरह नहीं होता। उसके बाद है नॉन फॉर्मल, क्लियर है, इनफॉर्मल। उसके बाद हमारे पास है नॉन फॉर्मल एजुकेशन, लर्निंग रिजल्टिंग फ्रॉम डेली एक्टिविटीज रिलेटेड टू वर्क, फैमिली और लेजर। यानी कि हमारे पास जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन है, डेली लाइफ की एक्टिविटीज से रिलेट करना, जो भी हमारा काम है, टास्क है, उसको कंप्लीट करने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है, इट इज जी मैम ठीक है, इट इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड आर स्ट्रक्चर इन द टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, टर्म्स एंड लर्निंग सपोर्ट। ये बिल्कुल ऑर्गेनाइज नहीं होता, हमारे पास कोई टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं होती, हमारे पास कोई रूल्स और रेगुलेशंस नहीं होते हैं, और टाइम टेकिंग प्रोसेस बिल्कुल नहीं है, और लर्निंग सपोर्ट जो है हम लोग अपने कंटेंट से या सोर्स से ले रहे होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, लर्निंग डिस्टेंस लर्निंग है, हमारे पास कोई भी हम सर्टिफिकेट ले रहे हैं, अपने शौक को मद्देनजर रखते हुए कंप्यूटर कोर्स कर रहे हैं, हम कुकिंग कोर्स कर रहे हैं, हम सिलाई का कोर्स कर रहे हैं, या जो भी हम लोगों की ये जो होम इकोनॉमिक्स आप कह सकते हैं, जिसको सीखने के लिए बाकायदा सेंटर्स बनाए जाते हैं। होम इकोनॉमिक्स जो है सबसे पहले अमेरिका में जो थी, मतलब अमेरिका जो था सबसे पहले उन्होंने ये काम किया कि वो औरतों को सिखाने के लिए उनके घरों में जो है औरतें जाके सिखाती होती थी। मैथ्स और साइंस के साथ होम इकोनॉमिक्स को उन्होंने प्रमोट किया था सबसे पहले अमेरिका ने होम इकोनॉमिक्स को, ठीक है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये डेवलप हुआ, इसके बाकायदा सेंटर्स बनाए गए, और अब हमारे पास जो है वोकेशनल सेंटर्स के तौर पर ये काम कर रहे हैं, ठीक है। तो नॉन फॉर्मल एजुकेशन आप यूं समझ दें कि जो ये वोकेशनल सेंटर्स हमारे पास हैं, ये बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे हम लोग नॉन फॉर्मल एजुकेशन में इसको कंसीडर करते हैं। क्लियर है? जी मैम जी मैम, थैंक यू मैम। वेलकम। एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम एनी पार्टिसिपेंट? मैम की बात को थोड़ा सा कंटिन्यू करूंगी। रस्मी तालीम या फॉर्मल तालीम वो होती है जो आप स्कूल कॉलेज इदारों में हासिल करते हैं। नीम रस्मी जो जिसके लिए यहाँ इमारत फिक्स नहीं होती या सिलेबस फिक्स नहीं होता, और नॉन फॉर्मल जो होती है जिसमें दोनों चीजें जो है नॉन फिक्स हो सकती हैं। ये एक रट्टा सिस्टम या तुक्का सिस्टम याद रख लें, बाकी मैम ने बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन कर दी है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मेरी आवाज क्लियर है? जी जी मैम जवेरिया, माशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके से आपने जो है ना अपना लेक्चर डिलीवर किया आज। थैंक यू सो मच मैम। जी मैम, मेरा अच्छा लगे तो थोड़ी सी क्लैप वगैरह कर दिया करें। आई थिंक क्लैपिंग का मेरे ख्याल में आइडिया है नहीं टीचर्स को, स्टूडेंट्स को भी। एक दो दफा सब सिखा दे तो ज्यादा बेहतर हो ना। सकीना मेरे ख्याल स्टार्ट करती है। जी स्लाइड शो नहीं हुई अभी तक आपकी, दोबारा करें मैम। जी आप लोग को अपनी स्लाइड ऑफ करेंगे, ऑन करूंगी ना। जी जी मैम, मैंने स्क्रीन ऑफ कर दी है। चले जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम अगेन ऑल ऑफ यू। जी पहला सेशन मैम जवेरिया का माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने कंडक्ट करवाया और बहुत अच्छे तरीके से डिलीवर किया, और काफ़ी इंफॉर्मेटिव था सबके लिए। अब सेकंड सेशन जो है वो हमारा एसएसटी और करंट अफेयर का जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है। तो हम अल्लाह ताला के नाम से जो है स्टार्ट करते हैं। मैं अपनी स्लाइड्स को जो है वो शो करवा देती हूँ। जस्ट अ मिनट प्लीज। मैम साजिद थोड़ा सा लाउड बोले। जी जी, मेरी आवाज़ मेरे ख्याल में स्लो ही आ रही होगी। आज हमारा नेटवर्क का इशू है, मौसम ऐसा है, तो ये मैं अल्लाह करे आज कंप्लीट कर पाऊँ अगर नेट का इशू ना हुआ तो। इंशाल्लाह। इन द नेम ऑफ अल्लाह हु इज रहमान एंड रहीम। हम इंशाल्लाह ताला जो है स्टार्ट करते हैं अपना सेशन अल्लाह ताला के बारबकत नाम से। आज जैसे मैंने कल आप लोगों को बताया था कि आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान के हवाले से कल हम लोगों ने शेयरिंग की थी। आज उसका जो हाफ हिस्सा रह गया था उसको हम डिस्कस करेंगे।
उससे पहले एक छोटी सी कोटेशन जो मैं डेली ही शेयर करती हूँ आप लोगों से, डोंट रिग्रेट द पास्ट, जस्ट लर्न फ्रॉम इट। माजी का अफसोस ना करें, बल्कि माजी से सिर्फ सीखें। हमें माजी से जो है सीखना चाहिए, उस पर अफसोस नहीं करना चाहिए। मैम मेरी आवाज ठीक है? जी क्लियर है मैम। जी क्लियर है। ठीक है, जहाँ पर स्लो हो तो प्लीज जरा मुझे बता दीजिएगा। हाँ जी, कल हमने पढ़ा था आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, उसके हवाले से हमने कुछ पॉइंट्स को डिस्कस किया था। हाफ हमारा जो है हाफ पॉइंट्स रह गए थे। आज हम पढ़ेंगे जो हमारे आउटकम्स है वो जरा मैं डिस्कस कर लेती हूँ, पहले इसको हाईलाइट कर लेती हूँ। हमारे आउटकम्स जो हैं आज, फर्स्ट जो है टू नेशन थ्योरी, हम आज पढ़ेंगे दो कौमी नज़रिए के हवाले से, और उसमें जो जिन जिन लीडर्स ने अपने अल्फाज में टू नेशंस थ्योरी को एक्सप्लेन किया उसके हवाले से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो है सर सैयद अहमद ख़ान एंड टू नेशन थ्योरी, सर सैयद अहमद ख़ान और दो कौमी नज़रिया को डिस्कस करेंगे। फिर हम चौधरी रहमत अली ख़ान एंड टू नेशन थ्योरी, यानी चौधरी रहमत अली ख़ान और दो कौमी नज़रिया को डिस्कस करेंगे। फिर हम करेंगे अल्लामा इकबाल एंड आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। इसके बाद जो है हम लास्ट में डिस्कस करेंगे कायदे आज़म एंड आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक आपको इमेज भी नज़र आ रहा होगा, टू नेशन थ्योरी। एक तरफ मुस्लिम का इमेज है और दूसरी तरफ हिंदू का। यहाँ पर ही जो है इस इमेज में सारा कुछ शो हो रहा है कि ये दो कौमी नज़रिया है क्या, यानी कि दो मुख्तलिफ कौमें। हम इसको थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं। द टू नेशन थ्योरी in its simplest way means that culture, political, religious, economic and social dissimilarities between the two major communities, Hindu and Muslim of the subcontinent. दो कौमी नज़रिए से मुराद है कि बरसगीर में दो बड़ी कौमें मुसलमान और हिंदू आबाद थे, जो सकाफती, सियासी, मजहबी और समाजी तौर पर एक दूसरे से मुख्तलिफ थे। इसको थोड़ा सा मैं डिफाइन कर देती हूँ कि बरसगीर के मुसलमानों की मजहबी, सकाफती, समाजी और माशरी महरूमी के हवाले से दो कम्युनिटी की इब्तिदा और इर्तिगा की वजाहत कैसे हो सकती है, हम कैसे इसको वजाहत इसकी कैसे कर सकते हैं। तो दो कौमी नज़रिए से मुराद है कि बरसगीर पाक व हिंद में दो बड़ी कौमें हिंदू और मुसलमान आबाद थी। ये दोनों कौमें सदियों तक एक दूसरे के साथ रहने के बावजूद आपस में घुल मिल ना सकी। ये दो कौमी नज़रियों की बुनियाद मुसलमानों का अलहदा तशख़्ख़ुस है। पाकिस्तान दो कौमी नज़रिया की बुनियाद पर कायम हुआ। दो कौमी नज़रिया का नस्बुल ऐन ये था कि इस्लाम के दो कौमी तस्वुर की बुनियाद पर हिंदुस्तान में मुसलमानों की एक ऐसी आज़ाद रियासत कायम की जाए जिसमें रहते हुए वो अपनी इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी और उसूलों के मुताबिक जो है वो ज़िंदगी गुजार सकें। अब यहाँ पर जो है हम लोग डिस्कस करेंगे कि the two nation theory in subcontinent means के बड़े सगीर में दो कौमी नजरिए की इब्तिदा। हाँ जी, यहाँ पर एक तरफ इस्लाम था और दूसरी तरफ हिंदुज़म, जैसे कि आपको इमेज में नज़र आ रहा है। अब इस्लाम का जो था कि वो सिर्फ मुस्लिम जो थे एक खुदा को मानते थे, डिफरेंस था काफ़ी मजहबी लिहाज से भी। और हिंदुज़म में भी जैसे इमेज में नज़र आ रहा है कि 300 मिलियंस गॉड्स, इनके 300 मिलियन से भी ज़्यादा खुदा थे, वो उनकी पूजा करते थे। तो ये एक डिफरेंट जो है ना नज़रिया था दोनों कौमों का। इसको हम जरा डिस्कस कर लेते हैं। टू बिग नेशंस वर लिव्ड इन द सबकॉन्टिनेंट, मुस्लिम्स, द हिंदूज। बड़े सगीर में दो बड़ी कौमें आबाद थी, मुसलमान और हिंदू। अच्छा जी, इसको फिर मैं डिफाइन कर देती हूँ, थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ, फिर उसके बाद इसको मैं कंप्लीटली डिफाइन भी कर देती हूँ। इसको
अगर आपके पास नोटबुक और पेन है तो प्लीज नोट करते जाइएगा, वरना ये पीडीएफ में भी आपसे शेयर हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है इसका, इन 712 मोहम्मद बिन कासिम डिफीटेड द किंग ऑफ सिंध राजा दाहिर एंड स्टार्टेड प्रीच ऑफ इस्लाम। यानी कि मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा दाहिर को शिकस्त दी 712 में और इस्लाम की तबलीग शुरू कर दी। From 1003 to 1206 गवर्नमेंट रूल बाय गजनी, और फिर तुर्क हुकूमत जो थी 1206 से लेकर 1003 से लेकर 1206 तक गजनी की थी। इसका थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, डिफाइन कर देती हूँ कि बरे सगीर में दो कौमी नजरी की इब्तिदा, मुसलमान की आमद और मोहम्मद बिन कासिम की सिंध से हुई। 712 में अरब नौजवान सिपह सालार मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा दाहिर को शिकस्त दी। मोहम्मद बिन कासिम के साथ कुछ अरब तबलीग इस्लाम के लिए भी आए और मुस्तकिल तौर पर सिंध और मुल्तान में आबाद हो गए। मोहम्मद बिन कासिम के हुस्न सलूक, रवादारी और इंसाफ ने मकामी लोगों को इस कदर मुतासिर किया कि वो उसे देवता समझने लगे। तबलीग करने वालों ने इन लोगों को इस्लाम की सीधी, सच्ची और तौहीद की राह दिखाई और ये लोग बाखुशी दायरा इस्लाम में दाखिल हो गए। यानी कि वो मोहम्मद बिन कासिम से इतने मुतासिर हुए। इसके बाद गजनवी दौरे हुकूमत शुरू हुआ जो कि 103 से लेकर 1206 तक मुहित है। इस दौर में मौजूदा पाकिस्तानी इलाकों में फारसी जबान ने रिवाज पकड़ा और इस्लामी तहजीब के नकूश गहरे हुए। फिर क्या हुआ, 1206 में जो है 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने, यहाँ पर आगे है इसमें, मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ। 1206 से लेकर का जो इरा था, रूल्स ऑफ कुतुबुद्दीन, इसको फिर मैं डिफाइन कर देती हूँ। उसके बाद 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने सल्तनत दहली की बुनियाद रखी। सल्तनत दहली का दौर हुकूमत 1226 तक रहा, जिसमें ख़ानदान गुलामा, ख़ानदान खिलजी, ख़ानदान तगल्लुक, सादात और लोधी ख़ानदान ने हुकूमत की। ये दरमियान में ये इस तरह के एमसीक्यूज जो है वो बन के आ सकते हैं, इसको ज़रा आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये जो एक्सप्लेन मैं कर रही हूँ इसको। फिर क्या हुआ, 1226 में ज़हीरुद्दीन बाबर ने दिल्ली में मुगलिया सल्तनत की बुनियाद रखी जो कि 1857 तक कायम रही। मुगलिया दौर हुकूमत में बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब मशहूर हुक्मरान थे। आखिरी मुगल हुक्मरान बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने 1857 की जंग आज़ादी में शिकस्त देने के बाद रंगून में कैद कर दिया, जहां वो बाद में इंतकाल कर गए और उनको वहीं पर जो है दफन कर दिया गया था। अब आ जाते हैं हम सर सैयद अहमद खान और दो कौमी नजरिया। सर सैयद अहमद खान एंड टू नेशन थ्योरी क्या थी, ये कौन थे, इन्होंने क्या बताया, दो कौमी नजरिया का जो इनकी जो बुनियाद रखी सर सैयद अहमद खान ने, उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मैं इसको डिफाइन कर देती हूँ, पहले ये हाईलाइट जो किया हुआ इसको ज़रा देख लें। सर सैयद अहमद खान वाज द फर्स्ट पर्सन हु कॉल्ड मुस्लिम्स आवर नेशन। सर सैयद अहमद खान वो पहले शख्स थे जिन्होंने मुसलमानों को एक कौम करार दिया। 1867 में उर्दू हिंदी तनाज़े के मौके पर आपने वाज़ेह ऐलान कर दिया कि हिंदू और मुसलमान कभी भी मुत्तहद नहीं हो सकते। मैं सर सैयद 1885 में सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों को सियासी जमात कांग्रेस में शमूलियत से मना करके इनके सियासी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया। इसको अगर हम डिटेल में करना चाहें तो मैं डिटेल में आपको इसको बता देती हूँ कि अंग्रेज़ों के हिंदुस्तान पर कब्जे के बाद जिस शख्सियत ने सबसे पहले मुसलमानों को अलहदा कौम करार दिया वो सर सैयद अहमद खान थे। इब्तिदा में सर सैयद अहमद खान मुत्तहिदा कौमियत के हामी थे, लेकिन जब 1857 की जंग आज़ादी के बाद हिंदू और अंग्रेज़ों के ज़्यादा करीब हो गए तो सर सैयद
अहमद को ये एहसास हुआ कि हिंदू कभी मुसलमानों के दोस्त नहीं हो सकते, मीन्स कि वो मुनाफिक थे हिंदू। 1867 में बनारस में उर्दू हिंदी तनाज़े के मौके पर, ये जब हमने लास्ट सेशन लिया था, मैं आपको बताया था कि हिंदुओं ने जो अपनी हिंदी ज़बान को फ़रोग़ देने के लिए उसको जो है सरकारी ज़बान का के अशात के लिए जो है कहा, लेकिन इस पर जो है तनाज़ा शुरू हो गया और सर सैयद अहमद खान वो वाहिद शख्स थे जिन्होंने इनसे इख्तिलाफ किया। अच्छा, तनाज़े के मौके पर आपने वाज़ेह ऐलान किया कि मुसलमान और हिंदू अलग अलग कौमें हैं। इसके बाद इन्होंने किया इस सिलसिले में तालीमी तरक्की के लिए एमए और हाई स्कूल और कॉलेज का क़याम अहम इक़दाम थे। इसी तरह 1885 में सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों को सियासी जमात कांग्रेस में शमूलियत से मना करके इनके सियासी हकूक़ का भी तहफ़्फ़ुज़ किया। इसके बाद सर सैयद ने मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का प्लेटफॉर्म मुहैया करके मुसलमानों की सियासी तरक्की के लिए रास्ता हमवार किया। अच्छा जी, यहाँ पर ये भी मैं आपको बताती जाऊँ, हो सकता है ये भी आ सकता है क्वेश्चन के सर सैयद अहमद खान 1817 में पैदा हुआ और 1898 में 1898 में उन्होंने वफात पाई थी। तो ये था सर सैयद अहमद खान का दो कौमी नज़रिया कि वो किस वजह से जो है उन्होंने अपना नज़रिया पेश किया कि हिंदू और मुसलमान दो अलग कौमें हैं, वो एक साथ नहीं रह सकते। Sir Syed Ahmad Khan was the well-wisher of Muslim of India. Well-wisher of Muslim of India. Therefore, he advised. सर सैयद अहमद खान हिंदुस्तान के मुसलमानों के खैर ख्वाह थे, इसलिए इन्होंने मशवरा दिया, डू नॉट शो द फेस ऑफ इस्लाम टू अदर्स, instead show your face as the followers of true Islam, representing character, knowledge, tolerance and piety. ये सर सैयद अहमद खान के अल्फाज थे, जिसके मफहूम कुछ इस तरह से, इसके मीनिंग, दूसरों को इस्लाम का चेहरा ना दिखाएं, इसके बजाय अपना चेहरा सच्चे इस्लाम के पैरोकार के तौर पर दिखाएं, जो किरदार, इल्म, रवादारी और तकवा की नुमाइंदगी करता है। तो ये तो सर सैयद अहमद खान के वर्डिंग थी। जो वो कौमी नजरिया है, जैसे कि आपको ये इमेज भी नजर आ रहा है, ये हमारे चौधरी रहमत अली, इन्होंने जो है टू नेशन थ्योरी पेश की, दो कौमी नजरिया। इसको जरा हम देख लेते हैं। चौधरी रहमत अली इस्लामिया कॉलेज, पहले तो मैं ये बता दूं, चौधरी रहमत अली 1897 में 1897 आपने इस्लामिया कॉलेज लाहौर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी बरतानिया से तालीम हासिल की थी। और चौधरी रहमत अली इस्लामिया कॉलेज लाहौर के नामवर तालिब इल्म थे। जनवरी 1931 में इन्होंने कॉलेज कानून के शोबे में आला तालीम के लिए दाखिला लिया। 1933 में आपने लंदन में नेशनल मूवमेंट की बुनियाद रखी, पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट की। 28 जनवरी 1933 को इन्होंने अब या फिर कभी नहीं, नाउ और नेवर के उन्वान से 4 सफ़हात पर मुश्तमिल मशहूर किताबचा जारी किया, जो कि तहरीक पाकिस्तान के लिए मजबूत दीवार साबित हुआ। यानी इस किताबचे ने ऐसी रूह फूंक दी और ऐसा जज्बा उभार दिया, जिससे हुआ क्या कि ये पाकिस्तान के लिए मजबूत दीवार साबित हुई और बड़े सगीर के मुसलमानों के साथ साथ दीगर कौमें लफ्ज़ पाकिस्तान से आशना हुई। चौधरी रहमत अली ने दो कौमी नजरिए की वजाहत करते हुए फरमाया, बर्रे सगीर में कई अक़वाम आबाद हैं, इनमें दो बड़ी कौमें हिंदू और मुसलमान हैं, जो सदियों से एक दूसरे के साथ रहने के बावजूद आपस में घुल मिल नहीं सकी। उनके बुनियादी उसूल, रहन सहन, तरीके और एक दूसरे से इस कदर मुख्तलिफ हैं कि सैकड़ों बरस की हमसायगी और
कौमियत के ज़ेर साया रहने के बावजूद, हुकूमत के ज़ेर साया रहने के बावजूद भी उनमें मुश्तरका कौमियत का तस्वुर पैदा नहीं हो सकता। By explaining two nation theory, चौधरी रहमत अली ने जो है एक्सप्लेन करते हुए टू नेशन थ्योरी के हवाले से वही जो मैंने पीछे भी दोहराया कि बड़े सगीर में उन्होंने वर्डिंग जो है कही, देयर आर मेनी नेशंस लिविंग इन द सबकॉन्टिनेंट, अमंग देम हिंदू एंड मुस्लिम्स आर टू बिग नेशंस which could not join with each other even after living together for many centuries. बड़े शरीर में बहुत सी कौमें रहती हैं, इनमें हिंदू और मुसलमान दो बड़ी कौमें हैं जो कई सदियों तक साथ रहने के बाद भी एक दूसरे के साथ शामिल नहीं हो सकी। हाँ जी, अब आपको ये इमेज नजर आ रहा होगा हमारे शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल। अल्लामा मोहम्मद इकबाल एंड आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, अल्लामा इकबाल और नजरिया पाकिस्तान। मैं चाहती हूँ कि इससे पहले थोड़ा सा आपको मैं अब पाकिस्तान के हिंदुस्तान में मुसलमानों की माशी महरूमी के हवाले से कुछ डिस्कस कर लूँ, उस पर थोड़ी सी रोशनी डाल लेते हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की माशी महरूमी क्या थी। उसमें मैं आपको डिस्कस कर लेती हूँ यहाँ पर, अगर कॉपी पेंसिल है तो कुछ पॉइंट्स नोट करते जाइएगा, फिर हम अल्लामा इकबाल के कौमी नजरिए को भी डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले थोड़ा सा इसको मैं डिफाइन करना चाहूँगी कि अंग्रेज़ों ने ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में कायम की। कंपनी हिंदुस्तान में ऐसी माशी पॉलिसियाँ बनाती थी जिसके ज़रिए से ज़्यादा माली फ़ायदा खुद अंग्रेज़ों को होता था। अंग्रेज़ों ने अपनी सनत और तिजारत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हिंदुस्तान के अवाम पर भारी टैक्स लगाए, जिससे मुसलमान भी मुतासिर हुए। अंग्रेज़ों ने मुसलमानों को इन तमाम ओहदों से भी हटा दिया जो इनके आबाओ अजदाद के दौर से इनके पास चले आ रहे थे। मुसलमान को नए ओहदों से भी महरूम रखा गया, यानी इनको नीचा दिखाया गया। इस तरह मुसलमान मुआशी तौर पर बदहाली का शिकार हो गए। ये जो नया वतन बनाने का जज्बा जागा, ये महरूमियाँ थी जो कि इस नजरिए को जो है फ़रोग मिला, सोचा गया इसके बारे में कि हमें अलग वतन चाहिए, तो ये मुसलमानों का माशी महरूमी भी थी। अब उसमें अंग्रेज़ों ने और हिंदुओं ने उनको बदहाल कर दिया था। अंग्रेज़ों ने हिंदुओं को मामूली ओहदों से तरक्की देकर आला ओहदों तक पहुंचा दिया। अंग्रेज़ों ने मुसलमानों की ज़मीनें छीनकर दूसरी अक़वाम को दे दी। मुसलमानों को सरकारी मुलाजमतों से भी निकाल दिया और इन पर आइंदा के लिए सरकारी मुलाजमत का हुसूल मुश्किल बना दिया गया। अंग्रेज़ों के दौर में बंगाल में अमन व अमान की खराबी के बाइस मुनासिब ज़राअत न होने से अजनास की किल्लत हो गई। इन इलाकों में मौजूद तमाम ज़र्री और सनती ज़राए नापैद हो गए। बंगाल में रेशम और सूत के कारीगर और ताजिर दूसरे शहरों की तरफ चले गए। तिजारती माल की नकलो हमर पर जगह जगह महसूल यानी टैक्स देने से माल की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ गई, जो ख़रीदारों की कुव्वत खरीद से कहीं ज़्यादा थी। इससे तिजारत बहुत मुतासिर हुई। इस तरह दूसरी अक़वाम के साथ साथ मुसलमानों को बहुत नुकसान उठाने पड़े। फिर क्या हुआ जी, इन ईस्ट इंडिया कंपनी के नए टैक्सों के बाइस किसानों पर जो टैक्स की शरह बढ़ी, इस तरह अंग्रेज़ों के हाथों मकामी ज़राअत को सख्त नुकसान पहुंचा। तो ये जो है माशी महरूमी भी बहुत ज़्यादा देखी हिंदुस्तान के मुसलमानों ने, जिसकी वजह से दो कौमी नजरिए की बुनियाद बनी। अब हम डिस्कस कर लेते हैं अल्लामा मोहम्मद इकबाल, हमारे शायर मशरिक। अल्लामा मोहम्मद इकबाल from one of those person who wanted Muslims of India to be independent, यानी अल्लामा मोहम्मद इकबाल इन लोगों में से थे जो बड़े सगीर के मुसलमानों को आज़ाद देखना चाहते थे। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने जो है मुसलमानों को अलग रियासत का तस्वुर दिया, अपनी शायरी के ज़रिए इनको बेदार किया,
पहल आप भी हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के हामियों में से थे, लेकिन हिंदुओं की तंग नजरी ने जल्द ही अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को इस बात पर सोचने पर मजबूर कर दिया कि वो अलग मुल्क का मुतालबा करें। आपने खुतबा इलाहाबाद 1930 के जरिए मुसलमानों के लिए एक अलग रियासत का मुतालबा किया कि मुसलमान इसमें रहकर अपने मजहब और सकाफत के मुताबिक जिंदगी गुजार सकें। आपने फरमाया, मुझे ऐसा नजर आता है कि और नहीं तो शुमाल मगरबी हिंदुस्तान के मुसलमानों को बिला आखिर एक इस्लामी रियासत कायम करना पड़ेगी। अगर हम चाहते हैं कि इस मुल्क में इस्लाम बहैसियत तमद्दुनी कुव्वत जिंदा रहे तो इसके लिए ज़रूरी है कि वो मखसूस इलाके में अपनी मरकजियत कायम करे। मैं सिर्फ हिंदुस्तान में इस्लाम की फलाह व बहबूद के ख्याल से एक मुनज़्ज़म इस्लामी रियासत के क़याम का मुतालबा कर रहा हूँ। बरसगीर में चूंकि दो अलग अलग कौमें आबाद थीं, इसलिए अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने मुसलमानों को एक बड़ी और अलग कौम की हैसियत से उजागर करना था, और वो समझते थे कि सियासी, समाजी और माशी तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी है कि इनके लिए अलग रियासत हो। इकबाल क्लियरली सेड, अल्लामा इकबाल ने जो है साफ साफ कहा, मुस्लिम्स आर सेपरेट नेशन। Allama Iqbal openly negated the concept of one nation and said, nations are based with religion, not with territories. So we are separate nation because we have our own ideology. मतलब मुसलमान एक अलग कौम है। अल्लामा इकबाल ने एक कौम के तस्वुर की खुलकर नफी की और कहा, कौमें मजहब की बुनियाद पर होती हैं, ना कि इलाकों से। लिहाजा हम अलग कौम हैं क्योंकि हमारा अपना नजरिया है। दिया इकबाल ने हिंदी मुसलमानों को सोज अपना, ये एक मर्दे तन आसान था, तन आसानों के काम आया। मैम नगीना, आई थिंक मैंने ये उर्दू का शेर सही पढ़ा है, थोड़ा सा मुश्किल शेर है। मिस नगीना? बिल्कुल ठीक पढ़ा है मैम। दिया इकबाल ने हिंदी मुसलमानों को सोज अपना, ये एक मर्द तने आसान था, तन आसानों के काम आया। जी, इकबाल की शायरी ने जो है वो तो वलवला अंगेज जो है जोश बर्पा कर दिया था ना हिंदुस्तान के जितने भी मुस्लिम्स थे। अब आ जाते हैं जी हमारे लीडर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। कायदे आज़म एंड आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। कायदे आज़म और नजरिया पाकिस्तान, हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। कायदे आज़म क्योंकि तारीख में कुछ ऐसी शख्सियात मिलती हैं जिन्होंने अक़वाम की तकदीर को ही बदल कर रख दिया। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बरसगीर की इन शख्सियात से एक हैं जिन्होंने बरसगीर के मुसलमानों के तकदीर को बदल कर रख दिया था। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, बल्कि बीच में इसको मैं कंटिन्यू करती हूँ अपने इस टॉपिक को, उससे पहले मुझे एक छोटा सा वाकया याद आ रहा है। मैंने सुना कहीं से ऐसे टीवी पे ही कुछ, मैंने एक छोटी सी क्लिप देखी, वहाँ पर कुछ लोग जमा थे और जब कायदे आज़म तकरीर अपनी स्पीचेस किया करते थे वो मोस्टली इंग्लिश में होती थी, तो वहाँ पर इंग्लिश में जब होती थी तो कुछ अनपढ़ लोग भी वहाँ पर मौजूद थे मुस्लिम्स, वो बड़े गौर से सुन रहे थे। तो एक नौजवान ने एक अजीब आदमी से पूछा कि आप इतने गौर से सुन रहे हैं, क्या आपको ये इंग्लिश समझ आती है? तो उस बुजुर्ग ने बड़ा अच्छा जवाब दिया, कहते मुझे नहीं पता ये क्या कह रहा है, लेकिन मुझे इतना यकीन है ये जो कुछ कह रहा है बिल्कुल ठीक कह रहा है। यानी वो इतने इम्प्रेस थे इनकी स्पीच से, और जो इनकी बातें थी वो चाहे समझ नहीं आती थी, इंग्लिश में स्पीच करते थे, लेकिन वो ये ज़रूर समझते थे कि ये जो कुछ भी कह रहे हैं वो हमारी भलाई के लिए है। तो ये जो है तारीख में ये उन्हीं शख्सियात में से एक हैं जिन्होंने बरसगीर की एक जो है तकदीर, मुसलमानों की तकदीर को बदला था। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना दो कौमी नजरिए के ज़बरदस्त हामी थे
और वो हर लिहाज से मुसलमान को अलग कौम का दर्जा देते थे। आपने इस सिलसिले में फरमाया, कौमियत की जो भी तारीफ की जाए, मुसलमान इस तारीफ की रोज से अलग कौम हैं। वो इस बात का हक रखते थे कि अपनी अलग मुमलिकत कायम करें। मुसलमानों की ये ख्वाहिश है कि वो अपनी रूहानी, इखलाकी, तमदनी, इक्तसादी, माशरती और सियासी ज़िंदगी की मुकम्मल नशोनुमा करें और इस मकसद के लिए जो तरीका अपनाना चाहें वो अपनाएं। करारदाद लाहौर 23 मार्च 1940 को पेश हुई, जिसमें आपने खुतबा सदारत देते हुए फरमाया, हिंदू और मुसलमान दो अलहदा मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखते हैं जो बिल्कुल मुख्तलिफ अकायद पर कायम है और मुख्तलिफ नज़रियात की अक्कासी करते हैं। दोनों अक़वाम के हीरोज़ एंड रज़मिया कहानियाँ, ये रज़मिया कहानियाँ मैम लगी ना, इसमें भी थोड़ी सी मेरी आप ज़रा गाइडलाइन कर दीजिएगा। आई थिंक रज़मिया जो है रज़मनामा से निकला है ये वर्ड, बुक ऑफ वार, यानी कि जंग नामा। इसमें जो है दास्तानें होती हैं जंग की, उसको रज़मिया जो है, रज़मिया जैसे कहा कि जाता है। बहुत या जंगे बदर को ले लें, जब उस वक्त काफिर औरतें जाती थी तो वो गीत गाती हुई जाती थी, जो उनके गाने मुख्तलिफ गाती थी, जो उनके हीरोज को जो थी वो मोटिवेशन देते थे लड़ने की। तो रज़मिया वो कहानियां या सॉन्ग होते हैं जो किसी को मोटिवेशन दें। बाकी इस पे मैं उर्दू में फिर रज़मिया पे कर दूंगी थोड़ा सा। ओके मैम, करें। साइदा, आपकी आवाज नहीं आ रही। जी मिस साइदा की तरफ आई थिंक लाइट का इशू हो गया है। लेट मी चेक। जी आप लोग परेशान ना हो, पहले से मैम ने बता रखा था कि उनकी तरफ लाइट का प्रॉब्लम हो सकता है, तो मेरे पास उनकी स्लाइड्स हैं, शेयर करके आपको थोड़ा सा करवाती हूँ। उतनी देर में साइदा वापस आ जाएंगी। सिवेरिया काइंडली आप चेक करती रहिएगा। मेरी आवाज क्लियर है सिवेरिया? जी जी मैम, क्लियर है। ठीक है, मैं लेती हूँ 1 मिनट। एक्चुअली मैम ये मौसम की वजह से होगा लाइट का इशू। यहाँ पे भी लाइट नहीं थी, मतलब मेरी क्लास स्टार्ट होने से पहले थोड़ी देर पहले आई है, लाइट नहीं थी यहाँ पे भी। ये उन्होंने एहतियातन पहले मुझे दे दी थी। मेरी आवाज बंद कर दें। मैम मेरी स्क्रीन शेयर होना स्टार्ट हो गया? जी जी मैम, स्टार्ट हो रही है, बिल्कुल हो गई है। आप करें कंटिन्यू। जी कायदे आज़म पे थी मैम साइदा। मैम एक्सक्यूज मी, लाइट चली गई थी तो थोड़ा सा कनेक्ट करने में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन नेटवर्क ये स्ट्रांग नहीं है सेल से जो मैं करूँगी। मेरी आवाज़ आ रही है मिस रगीना? जी बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है। अब मैं कंटिन्यू करूँ या आप करती हैं? मैं करती हूँ, इंशाल्लाह मैं करती हूँ। चलें ठीक है, मैं स्क्रीन ऑफ कर रही हूँ फिर अपनी। जी जी मैम मैंने कर दी है, आप करें। जी मैं करती हूँ।
जी मिस सकीना सर मुझे बता देंगे कि स्क्रीन शेयर हो रही है? जी बिल्कुल मैम, हो रही है। चलें जी, हम लोग थे कायद-ए-आज़म पर, तो डिस्कस कर रहे थे रज़मिया के हवाले से। तो मिस नगीना आपने बता दिया रज़मिया क्या होता है? रज़मिया कहानियाँ और वाक़यात जिसमें जंग के हवाले मैम से बता जो दीजिए, जी आप दोबारा से कर लें। हाँ जी, रज़मिया कहानियाँ और वाक़यात एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, लिहाजा दोनों कौमों को एक लड़ी में पिरोने का मकसद बरे-सग़ीर की तबाही था। अच्छा जी, इसलिए जो है कायद-ए-आज़म ने यही नज़रिया पेश किया कि मुसलमान हिंद और हिंदू दो अलग-अलग कौमें हैं, वो एक साथ नहीं रह सकती, क्योंकि ये मज़हबी लिहाज से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। अगर ये साथ रहे तो ये यूँ समझ लें बरे-सग़ीर की तबाही है, क्योंकि ये बराबरी की सतह पर नहीं बल्कि अक़लियत और अक्सरियत के रूप में मौजूद हैं। बरतानवी हुकूमत के लिए बेहतर होगा कि इन दोनों कौमों के मफादात को मद्देनज़र रखते हुए बरे-सग़ीर की तक़सीम का ऐलान करे, जो कि तारीख़ी और मज़हबी लिहाज से एक सही कदम होगा। 29 दिसंबर 1940 को अहमदाबाद में खिताब करते हुए कायद-ए-आज़म ने फरमाया, पाकिस्तान सदियों से मौजूद रहा है, शुमाल मगरिब मुसलमानों का वतन रहा है। इन इलाकों में मुसलमानों की आज़ाद रियासतें कायम होनी चाहिए ताकि वो इस्लामी शरीयत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर कर सकें। पाकिस्तान बनने के बाद आपने फरमाया, कायद-ए-आज़म एडवाइस टू हिज नेशन, यानी अपनी नेशन को कौम से खिताब करते हुए नसीहत की, नो नेशन कैन राइज टू द हाई ऑफ ग्लोरी अनलेस योर वुमेन आर साइड बाय साइड विद यू। कोई भी कौम अजमत के उरूज तक नहीं पहुंच सकती जब तक कि आपकी ख़वातीन आपके शाना बशाना ना हो। यहाँ पर ख़वातीन के हवाले से भी उन्होंने जिक्र किया कि वो भी आपके साथ चलें शाना बशाना, तो आप जो हैं तरक्की कर सकते हैं, डेवलपमेंट कर सकते हैं। We follow the teaching of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. We are member of the Brotherhood of Islam, in which all are equal in right, dignity, and self-respect. Consequently, we have a special and very deep sense of unity. कायद-ए-आज़म का ये जो अल्फाज थे, इसका मफ़हूम कुछ इस तरह से है, हम हज़रत मोहम्मद ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करते हैं। हम इस्लाम की उख़ुवत के रुकन हैं, जिसमें हक़, वक़ार और इज़्ज़त नफ्स में सब बराबर हैं। चुनांचे हमारे अंदर इत्तेहाद का एक ख़ास और बहुत गहरा एहसास है। ये मोहम्मद अली जिन्ना का जो है दो कौमी नजरिए के हवाले से वर्डिंग थी। हाँ जी, अब यहाँ पर जो है एंड फाइनली 14 अगस्त 1947 वी गॉट our separate homeland because of help of the following personalities. आखिरकार 14 अगस्त 1947 को हमने अपना अलग वतन जो है वो हासिल कर लिया। मंदरजा जरिए जो आपको पर्सनैलिटीज़ नज़र आ रही हैं, जिनकी 4 पर्सनैलिटीज़ का बहुत अहम करैक्टर जो था, जो पीछे हमने पढ़ा, चौधरी रहमत अली, सर सैयद अहमद ख़ान, कायद-ए-आज़म और हमारे शायर मुशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल। 1940 कायद-ए-आज़म एज एडवाइज इट्स नेशन। 1940 में कायद-ए-आज़म ने नसीहत की अपनी कौम को। आखिर ये कहने का क्या फ़ायदा है कि हम सिंधी, हम पठान या पंजाबी हैं? नहीं, हम सब मुसलमान हैं। इस्लाम ने हमें यही सिखाया है, यानी तालीमात जो थी कायद-ए-आज़म की वो इस्लाम के मुताबिक थी कि यहाँ पर कोई भी सिंधी, पठान, पंजाबी नहीं, बल्कि यहाँ पर सब मुसलमान हैं। In 1948, Qaid-e-Azam said,
उर्दू ज़बान की हिफाजत, उर्दू ज़बान को फ़रोग देने के लिए भी कायदे आज़म ने जो बहुत ही गोल्डन वर्ड्स का है वो भी यहाँ पर मैंने थोड़ा सा कोट किया है कि उर्दू ज़बान की हिफाजत हमारी कौमी जिम्मेदारी है। हम आज पर ये वाज़ेह कर दूं कि पाकिस्तान की कौमी ज़बान उर्दू है और कोई ज़बान नहीं। अगर आपको इसके बारे में कोई गुमराह करता है तो वो पाकिस्तान का दुश्मन है। ये 21 मार्च को 1948 ढाका में खिताब करते हुए कायदे आज़म ने जो है उर्दू के लिए ये वर्डिंग जो है कही। कायदे आज़म शो द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडी इन दिस वर्ड। कायदे आज़म ने जो है स्टडीज़ तालीम की अहमियत को के हवाले से जो है ये अल्फाज का है। कायदे आज़म का पैगाम आपके नाम। आपकी तालीम एक फरीज़ा ये भी है कि आप दौरे हाजिर की सियासत का मुताला करें, ये देखें कि दुनिया में क्या हो रहा है। हमारी कौम के लिए तालीम मौत और ज़िंदगी का मसला है। यानी तालीम की अहमियत को भी उजागर किया उन्होंने कि तालीम भी बहुत ज़रूरी है। हाँ जी, ये तो हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया, क्लोज हो गया, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। अब मैंने कुछ एमसीक्यूज शॉर्ट से 3-4 एमसीक्यूज भी यहाँ पर जो है अहम है वो इसमें इंक्लूड कर दिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। इस तरह से एमसीक्यूज जो है पूरे जितनी भी हमने टॉपिक्स को पढ़ा है उसमें से बन के आ सकते हैं। इम्पोर्टेंट डेट्स वगैरह भी इसमें मौजूद हैं, उसको ज़रा आप देख लीजिएगा। पहला एमसीक्यूज मैंने यहाँ पर जो है वो बनाया है पहला है चौधरी रहमत अली along with some of his friend published a pamphlet named Now or Never in January dash। पीछे हमने पढ़ा था कि चौधरी रहमत अली ने अभी नहीं तो कभी नहीं के नाम से एक रिसाला जो है वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर पम्फलेट की सूरत में 4 पेजेस पर जो मुश्तमिल था वो शाया किया। तो वो कब किया था? ये किया था जनवरी 1933 में। Second question है dash presented the idea of a separate state for the Muslims। किसने ये नज़रिया पेश किया कि मुसलमान एक अलहदा रियासत है? लियाकत अली खान ने, अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने, सर सैयद अहमद खान ने। तो सही ऑप्शन जैसे कि आपको इमेज भी नज़र आ रहा है यहाँ पर, अल्लामा मोहम्मद इकबाल। Dash was the first person who used the term two nation theory। वो कौन से पहले शख्स थे जिन्होंने दो कौमी नजरिए को जो है पेश किए या अल्फाज पेश किए? तो वो थे सर सैयद अहमद खान। The Lahore resolution was passed on। लाहौर की करारदाद जो पास हुई कब हुई? कायदे आज़म नजर आ रहे हैं ज़ाहिर है और सबको ही याद होगा तो बहुत हम लोग यूँ समझ लें 1 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो इसका ऑप्शन ए है 23 मार्च 1940। एक और क्वेश्चन है कायदे आज़म वाज अ फर्म एडवोकेट ऑफ। कायदे आज़म ने जो है क्या पेश की थी? थ्योरी ऑफ टू नेशन थ्योरी कि दो अलग अलग कौमें, जैसे आपको इस इमेज में भी नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान जो है वो एक सेपरेट, इसमें रहने वाले जो मुसलमान और हिंदू हैं वो एक सेपरेट कौमें हैं, तभी ये दो कौमी नजरिया जो है वो पेश किया गया। आप लोगों के लिए सोर्सेज रखे हैं, अगर हम इसको क्लिक करेंगे यहाँ, अगर मैंने क्लिक किया तो हम फौरन गूगल पे चले जाएंगे, यूट्यूब पे चले जाएंगे। इसमें ये सोर्सेज हैं, आप इसको ओपन करें जहाँ से मैंने कुछ ये नोट्स बनाए हैं, ये पीडीएफ बनाई है और कुछ सोर्सेज ऐसे हैं जिसमें से आप लोगों के जो हैं एमसीक्यूज जो बन के आएंगे इसको ज़रूर देखें, इसको क्लिक करें। लेकिन लास्ट टाइम भी मतलब कल जो भी मैंने शेयर किया उस हवाले से किसी भी पार्टिसिपेंट ने कुछ डिस्कस नहीं किया, तो फिर तो हमारा ये जो मटेरियल इकट्ठा करके आपको पढ़ाना है ये रहेगा चला जाएगा। इसको क्लिक करें, इसको देखें, आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा होगा। और इसका 2 सोर्सेज मैंने नेट से लिए हैं और एक 9th क्लास की बुक है, इसको आप ज़रूर देखिएगा लाजमी। लास्ट में एक छोटी सी बात, एक आदमी ने किसी बुजुर्ग से पूछा मेरा अल्लाह उस वक्त क्यों नहीं सुनता जब मैं मांगता हूँ? बुजुर्ग ने मुस्कुरा कर कहा वो तेरे गुनाहों की सजा भी उस वक्त नहीं देता जब तू करता है। हमारा आज का पीएचडी का टॉपिक जो आज क्लोज हो गया। अब हम चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ जो है हमारा
करंट अफेयर्स, जीके और सारा मिक्स साथ इंशाल्लाह ताला। वेट फॉर जस्ट अ मिनट। जब तक ये ओपन होता है मैम नगीना, मेरी आवाज कट तो नहीं रही है ना? मैम नगीना? जी मैम, आपकी आवाज भी आ रही है, स्क्रीन भी क्लियर है। चलो ठीक है, तो अच्छी बात है बहुत। आज हम देखेंगे कुछ करंट अफेयर्स के जो है स्टेटमेंट्स हैं मेरे पास, इसको हम जरा देख लेते हैं। थोड़ा जूम कर देती हूँ ताकि आपको क्लियरली नजर आ जाए। हाँ जी, करंट अफेयर्स में ये सितंबर 16, 2021 के हैं। इसको हम लोग देख लेते हैं। अगर टाइम 15 मिनट है, जितना हो पाया ठीक, नहीं तो बाकी मैं पीडीएफ में आपको सेंड कर दूंगी, उसको देख लीजिएगा। जो समझ ना आए वो आप पूछ सकते हैं। पहला है रिसेंटली टर्की अजरबैजान पाकिस्तान स्टार्ट ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज नेम्ड। वो कहते हैं कि हाल ही में तुर्की अजरबैजान पाकिस्तान ने मुश्तरका फौजी मशकें शुरू की। उसका नाम क्या है? तो इसका नाम है 3 ब्रदर्स 2021। नेक्स्ट है जी, द ट्रायल मिलिट्री एक्सरसाइज 3 ब्रदर्स 2021 हैज बिगन इन, यानी साफ अफ्रीकी फौजी मश्क 3 ब्रदर्स जो है 2021 वो शुरू हो चुकी है। कहाँ पे शुरू हुई है? तो ये शुरू हुई है बाकू में। ये नेम है जी सिटी का। हु इज द करंट हेड ऑफ द ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया? ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के मौजूदा सरबराह कौन हैं? तो इसके सरबराह हैं राजा रणधीर सिंह। नंबर 4 पे देख लें, डिजिटल करेंसी इन एरिया विच वाज इन द न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद कंट्री। वो कहते हैं डिजिटल करेंसी जो है ई नाइरिया, जो हाल ही में खबरों में थी, किस मुल्क से वाबस्ता है? तो ये नाइजीरिया से वाबस्ता है। नंबर 5 पे है द 13 ब्रिक्स समिट 2021 विल बी हेल्ड ऑन। 13वीं बरकस समिट 2021 को जो मुनक्किद किया जाएगा वो कब होगा? सितंबर 9, 2021 को, 9 सितंबर 2021 को। विच कंट्री टू होस्ट द 13 ब्रिक्स समिट? इसके जो होस्ट कंट्री है उसका नाम क्या है, जो इस ब्रिक्स समिट को होस्ट कर रहा था? वो है इंडिया। Who has been appointed as Prime Minister of Morocco? यानी मराकेश के जो अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर हैं वो कौन हैं? तो वो जो हैं है अजीज अखनौज। मुश्किल वर्ड है, अजीज अखनौज। इसको दोबारा देख लीजिएगा, अगर समझ ना आए तो पूछ सकते हैं। When did Taliban announce a caretaker government in the Islamic Emirate of Afghanistan? वो कहते हैं तालिबान ने इमारत इस्लामिया अफगानिस्तान में निगरान हुकूमत का ऐलान कब किया? तो ये ऐलान किया था 7 सितंबर 2021 को। When did Taliban announce? ये हो गया। नेक्स्ट, Ramiz Raja currently serving as the chairman of the Pakistan Cricket Board. तो वो कहते हैं कि रमीज राजा जो हैं वो अभी करंटली जो है रिसेंटली जो है सर्विंग कर रहे थे चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड के। कितनी दफ़ा उन्होंने मतलब ये किया? तो यह 36 टाइम। Who has been appointed as Pakistan coaches for 20 World Cup 2021? स्पोर्ट्स की भी न्यूज़ है, ये सारे मिक्स हैं आज। वो कहते हैं पाकिस्तान के कोचेस में 20 वर्ल्ड्स
20 वर्ल्ड कप में 2021 में कौन अपॉइंट आउट हुआ? तो है मालदीव, हाइडन एंड वेरनोन फ्लैंडर। नेक्स्ट हैं जी, which prophet nation committed embezzlement in trust? वो कहते वो कौन सी कौम थी जिन्होंने हजरत इस नबी, सॉरी मैं ऊपर नीचे हो गया ये, वेट, नेम द प्रॉफिट हु इंट्रोड्यूस द साइंस ऑफ एस्ट्रोनॉमी। उस नबी का नाम बताएं जिन्होंने जो है फलकियात की साइंस को मुतारिफ करवाया था। तो वो थे हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम। सफ़ीउल्लाह इज द टाइटल ऑफ, सफ़ीउल्लाह जो है वो किसका लक़ब है? तो ये है हजरत आदम अलैहिस्सलाम का लक़ब है। What was the age of हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम when हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम was born? वो कहते हैं कि पूछ रहे हैं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र क्या थी जब हजरत इस्माइल पैदा हुए? तो उस वक़्त उनकी उम्र 86 बरस थी, 86 ईयर्स। For how many years Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam Khatamun Nabiyyin remained under the care of his grandfather? वो कहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अंडर द केयर टेकर ऑफ अपने यानी दादा की केयर टेकर में कितने साल रहे, कितना अर्सा रहे? तो वो था 2 years। Which prophet is known as शेखुल अंबिया? शेखुल अंबिया जो है वो किस नबी को कहा जाता है? तो वो कहा जाता है हजरत नूह अलैहिस्सलाम को। नंबर 17, हु इज कॉल्ड उम्र सानी? उम्र सानी जो है वो किससे कहा जाता है? हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज को कहा जाता है। Which political party has emerged as the biggest party in the Cantonment Board polls 2021? कौन सी सियासी जमात कैंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात में सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी? तो ये है जी हमारी PTI। In which city ऑफिस ऑफ FIFA हाउस इज सिचुएटेड इन पाकिस्तान? कौन से सिटी में FIFA हाउस मौजूद है? तो इसका सही आंसर है लाहौर। Who is the only person in Pakistan to have served as Deputy Prime Minister of Pakistan? कौन से जो है पर्सन शख्सियत जो है पाकिस्तान में उन्होंने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की जो है सर्विसेज सर अंजाम दी? तो वो थे चौधरी परवेज इलाही। Where Bahadur Shah Zafar was taken by Britishers after the conquer of Delhi? उन्होंने कहा जब दिल्ली फतह हुआ, अभी हमने पीछे पढ़ा भी था बहादुर शाह जफर को, तो वो उन्होंने इसको कहाँ दफनाया? तो वो रंगून में दफनाया था। फ्रेंच प्रेसिडेंट एमानुएल मैक्रोन बिलोंग्स टू विच पॉलिटिकल पार्टी? तो वो जो जिस पॉलिटिकल पार्टी से उनका ताल्लुक था वो थी ला रिपब्लिकन मार्च। सॉरी ये स्लाइड ऊपर हो गई है, नेक्स्ट चलते हैं जी। नील एल्डन आर्मस्ट्रॉन्ग द फर्स्ट पर्सन टू सेट फूट ऑन द मून डाइड ऑन? वो कहते हैं नील एल्डन आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे जिन्होंने पहली दफा चांद पर कदम रखा, वो किस डेट को उनकी डेथ हुई, कब जो है उनका इंतकाल हुआ? तो वो डेट है 25 अगस्त 2012, 25 अगस्त 2012 में जो है उनकी डेथ हुई थी। द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द टाइम इज द रिटन बाय, जो ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द टाइम है वो लिखी है स्टीफन हॉकिंग ने। सुल्तान अजलान शाह कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? ये जो कप का नेम है जैसे वर्ल्ड कप होता है इसी तरह से सुल्तान अजलान शाह कप का जो है टाइटल है वो कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? तो ये हॉकी से रिलेटेड है। ये हॉकी का जो है कप है जिसका नाम है सुल्तान अजलान शाह।
हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ग्लीवर ट्रेवल्स? ग्लीवर ट्रेवल्स के जो मुसन्निफ हैं उनका नाम क्या है? तो ये है जॉनसन स्विफ्ट। In PowerPoint 2016, Array's timing option is available in, ये जो इन PowerPoint पे 2016 में मौजूद होता है टाइमिंग ऑप्शन, वो क्या शो करता है? तो ये स्लाइड शो टैब है, ये स्लाइड्स को शो करते हैं टैब। इन MS Excel 2016 नाउ, ये जो आपको डबल ब्रैकेट नजर आ रही है, इज यूज्ड, ये यूज होती है टू शो, ये किस लिए यूज होती है? जब इसको लगाया जाता है टू शो करंट डेट एंड टाइम, करंट डेट और टाइम आ जाता है। ये मैम जवेरिया आई थिंक आपको अच्छी तरह से करवा भी देंगी कि कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन जो है इसमें आए हुए हैं सारे। अ वर्ड टेम्पलेट स्टोर कॉमन डॉक्यूमेंट्स, जो टेम्पलेट है वर्ड को स्टोर करने का, उसका कॉमन डॉक्यूमेंट्स को उसे क्या कहते हैं? उसको स्ट्रक्चर कहते हैं। Which area in Excel window allow entering values of formula? Excel पे जो विंडो में अलाउ करते हैं एंट्रिंग वॉल्यूम फार्मूला को, उसे फार्मूला बार कहते हैं। जब फार्मूला लगाते हैं हम किसी भी एक्सेल पर तो उसे हम फार्मूला बार कहते हैं। When person is killed by his brother is called, कौन से भाई था, क्या नाम था उसका जिसने अपने भाई को कत्ल किया था? फ्रैक्ट्रिसाइड, इसका नाम था फ्रैक्ट्रिसाइड। हार्ट अटैक इज काज ड्यू टू, जो हार्ट अटैक होता है वो किसकी वजह से होता है? उसका सबब क्या है? तो उसका सबब कोलेस्ट्रॉल है। इसमें कुछ उर्दू के भी आए हुए हैं क्वेश्चन, ये मैम नगीना ने हमें पढ़ाए भी थे, अच्छी तरह से याद भी हो गए हैं। टक टक, छम छम, री री, धक धक वगैरह अल्फाज की रूह से हैं इसमें सॉल्व। मशहूर ड्रामा करतबा का काजी किसकी तसनीफ है? तो ये है सैयद इम्तियाज़ अली ताज। मौलाना सलाहुद्दीन अहमद का नाम किस अदबी रिसाले के साथ जुड़ा हुआ है? ये जुड़ा हुआ है अदबी दुनिया। आंखें चीर कर नमक भरना से मुराद है नींद मिटाने की कोशिश करना। लोहे अयाम किसकी तख्लीक है? तो ये तख्लीक है मुख्तार मसूद की। नेक्स्ट है जी, कलीमुल्लाह और ज़बीउल्लाह ग्रामर में क्या कहलाएंगे? तो ग्रामर में ये कलीमुल्लाह और ज़बीउल्लाह लक़ब हैं। गुलाब का फूल है, इस जुमले में क्या इशारा है? ये क्या है? इशारा है इस जुमले में, इसमें इशारा कहते हैं इसे। ठीक है जी, ये हो गया। हाउ प्रिटी शी इज, आगे ये निदाइया जो लगा हुआ है, इसको इस मार्क को क्या कहते हैं? दिस सेंटेंस इज रिलेटेड टू विच टाइप? ये कौन सा है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये भी मिस करन ने हमें बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया था। द सेइंग एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स मीन, इसका मतलब है व्हाट यू डू इज मोर इम्पोर्टेंट देन व्हाट यू से। द इडियम है काउच पोटैटो मीन्स व्हाट, इसके काउच पोटैटो के मीन्स क्या, मायने क्या है? अ पर्सन हु वॉचेस टू मच टेलीविजन, वो इंसान जो बहुत ज़्यादा टीवी देखता है, टेलीविजन देखता है। दूसरा इडियम है जी, टू प्ले डक्स एंड ड्रैग्स मीन्स व्हाट इज, यानी प्ले डक्स एंड ड्रैग्स के क्या मतलब है? टू यूज रेकलेसली। चलिए जी, ये तो हो गए हमारे MCQs। दूसरे आगे जो है FI एक्ट्स के MCQs हैं, इसको आप लोग देख लीजिएगा। थोड़े से और हैं, मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ, थोड़ा सा शेयर कर लेते हैं इसको भी। अभी हमारे पास 2-4 मिनट हैं। इसमें ऑप्शन है कुछ, ये भी मिक्स क्वेश्चंस हैं सारे। कौन सा मुल्क सबसे ज़्यादा कपास पैदा करता है? तो इसका सही जवाब भारत है। ये भी आपका पेपर्स में से जो है वो सिलेक्ट किए गए हैं। किस मुल्क के पास सबसे ज़्यादा गैस के ज़खायर हैं? ये कल भी थोड़ा सा मैंने डिस्कस किया था, ये है रूस। किस मुल्क के पास सबसे ज़्यादा पेट्रोल तेल के ज़खायर हैं? तो ये है वेनेज़ुएला। सबसे बड़ी बैनुल अक़वामी सरहद किन 2 ममालिक के दरमियान है? तो ये है जी अमेरिका और कनाडा। जंगली चीता
जंगली चीता सबसे ज्यादा किस मुल्क में पाया जाता है? तो ये भारत में पाया जाता है। पीला दरिया येलो रिवर किस मुल्क में है? तो ये जो है चीन में है। पाकिस्तान में अब तक कितनी तरमीम की जा चुकी हैं? तो ये 26 तरमीम जो है आईने पाकिस्तान में हो चुकी हैं अब तक। आईने पाकिस्तान में 26वीं तरमीम कब कौमी असम्बली से मंजूर हुई? ये डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, इस तरह के क्वेश्चंस लाजमी आते हैं, इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से रीड आउट करना है। तो ये जवाब है 13 मई 2019। नेक्स्ट है जी 26वीं आईनी तरमीम के जरिए साबका फाटा की कौमी असम्बली की सीटें 6 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई थी? तो ये 6 से बढ़ाकर 12 कर दी गई थी। 26वीं आईनी तरमीम के जरिए साबका फाटा की खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की सीटें 16 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई थी? ये कर दी गई थी 26। मौजूदा हुकूमत ने मईशत में इस्तेकाम के लिए शुरू में दोस्त ममालिक से कितना कर्जा लिया था? तो ये लिया था $9.2 बिलियन। पाकिस्तान ने 9 अप्रैल 2020 को सार्क कोरोना इमरजेंसी फंड के लिए कितने पैसे मुख्तस किए थे? तो ये किए थे $3 बिलियन। $3 मिलियन। मशहूर ज़माना मुहिम जो मार्को पोलो का ताल्लुक किस मुल्क से था? ये जी इटली से था। अफ्रीका का रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क डैश है और आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क डैश है। तो ये सही जवाब इसका अल्जीरिया एंड नाइजीरिया है। थोड़ा सा आगे ले चलते हैं इसको। आबादी के लिहाज से इन बड़े आज़मों की तरतीब ये है जहां नंबर 1 सबसे बड़ा और नंबर 7 जो है वो सबसे छोटा है। ये भी काफ़ी दफ़ा मैंने चेक किया है, ये भी पास्ट पेपर्स में आया हुआ है। तो पहला जो है एशिया है, दूसरे नंबर पे अफ्रीका है, ये हमने पहले सेशन में जो है पढ़ा भी था इसका। थर्ड नंबर पे यूरोप, शुमाली अमेरिका नंबर 4, जनूबी अमेरिका नंबर 5, नंबर 6 पे ऑस्ट्रेलिया और नंबर 7 पे आबादी के लिहाज से सबसे छोटा अंटार्कटिका है। अक़वाम मुत्तहिदा का वजूद कब अमल में आया? तो ये आया 24 अक्टूबर 1945 को। रकबे के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा बरे आज़म कौन सा है? तो वो है एशिया। और रकबे के लिहाज से सबसे छोटा बरे आज़म ऑस्ट्रेलिया है। हिमालय के पहाड़ी सिलसिले में ऐसे कितनी पहाड़ियाँ हैं जिसकी ऊंचाई 8000 मीटर से भी ज़्यादा है? तो वो है 10। आई थिंक मैम नगीना टाइम ओवर हो रहा है। मैम साइदा टाइम हो गया है। हाँ अल्लाह जी, हाफिज सबको बोलते हैं, अगर किसी ने कुछ पूछना है तो पूछ लें, वरना हाँ फिर जी, कल मिलते हैं। जी मिस किसी ने अगर कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, वरना व्हाट्सएप ग्रुप में किसी ने कोई क्वेश्चन करना हो तो वहाँ भी कर सकते हैं। ओके जनाब, अल्लाह हाफिज। आज मौसम की वजह से बहुत कम पार्टिसिपेंट है, 24 रह गए हैं। हाँ, असल में हर जगह पे ये नेट का प्रॉब्लम है, लाइट ना होने की वजह से जो है ना ये प्रॉब्लम हुआ है आज। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।